नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए पथिर पंचालिका 5वां अध्याय। इसके आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। बहुत दिनों से गांव के बूढ़े बाबा नरोत्तम दास के पास अपू का आना जाना है। गांगुली टोले के गोरे चिकटे सौम्य दर्शन हसमुख बूढ़े मामूली फूस के घर में रहते हैं। उन्हें शोरगुल नहीं पसंद, अक्सर एकांत में रहते हैं। हाँ, संध्या के बाद कभी कभी गांगुली जी के चौपाल पे जाकर बैठ जाते हैं। हरिहर अपू को उसके बचपन से ही बीच बीच में नरोत्तम दास के पास ले जाते थे, तभी से दोनों की जान पहचान है। बीच बीच में अपू बूढ़े के आस्ताने में जाकर कहता है, बाबा घर पर हो? बूढ़ा जल्दी से बाहर निकलकर ताड़ के पत्ते की चटाई बिछाते हुए कहते हैं, आओ आओ बेटे आओ। और कहीं अपू जाता है तो वह झेपता है। मुँह से तो उसकी बात नहीं निकलती, पर इस सरल शांत दर्शन बूढ़े के साथ वह बिना किसी संकोच के मिलता है और बूढ़े के साथ उसका व्यवहार खेल के साथियों की तरह घनिष्ठ और बेखटक और उल्लास से भरा है। नरोत्तम दास अकेले ही रहते हैं, उनका कोई नहीं है। एक अपनी जात की वैष्णव लड़की कामकाज कर जाती है। कई बार अपू पूरी शाम वही कहानी सुनते और बातें करते बिता देता है। अपू यह जानता है कि बाबा नरोत्तम दास उसके पिताजी से भी बड़े हैं और आनंद राय से भी बड़े हैं। इसी कारण से बूढ़ा उसका सहपाठी है और यहाँ आते ही सारा संकोच, सारी लज्जा अपने आप दूर हो जाती है। अपू यहाँ दिल खोलकर हंसता है, ऐसी ऐसी बातें करता है जिन्हें और कहीं इस कारण से नहीं कर पाता है कि बड़े बूढ़े उसे बड़बोला ना कहते। नरोत्तम दास कहते हैं, बेटा तू तो मेरा गौर है। गौर यानी यहाँ गौरांग प्रभु चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा गया है। तुझे देखकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि तेरी उम्र में गौर तेरी ही तरह सुंदर, सुश्री और निष्पाप थे। उनकी आंखें भी इसी प्रकार भावुक थी। जो और कहीं यह बात होती तो अपू को शर्म आती, पर यहाँ पर वह हंसकर कहता है, बाबा अब तुम हमें उस पुस्तक की तस्वीरें दिखाओ। बूढ़ा कमरे से प्रेम भक्ति चंद्रिका निकाल लाते थे। यह उनका बहुत ही प्रिय ग्रंथ था। एकांत में इसका पठन करते और विभोर हो जाते। इसमें कुल जमा 2 तस्वीरें हैं। देखना खत्म हो जाने पर बूढ़ा कहते हैं, मरते समय मैं यह पुस्तक तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हारे हाथों में इस पुस्तक का अपमान नहीं होगा। उनका एक शिष्य जब तब पद की रचना कर उन्हें सुनाने के लिए आया करता था, पर बूढ़ा नाराज होकर कहा करता था, तुमने पद लिखा अच्छा किया, पर बाबा यह सब मुझे सुनाया ना करो। पद करता तो विद्यापति चंडीदास, उनके बाद के पद मेरे कानों को अखरते हैं। यह सब दूसरी जगह सुनाया करो। उनके जीवन का मार्ग सरल, आडंबरहीन और साधारण था। उनके इर्द गिर्द अंत सलिता मुक्ति की धारा जो बहती रहती थी, अपू की पकड़ में भी आ जाती। उसके निकट यह बूढ़ा ताजी मिट्टी, चिड़ियों तथा पेड़ पौधों के सहचर्य की तरह अंतरंग और आनंदपूर्ण लगता। इसलिए ये वह दादाजी के पास इतने शौक से आया करता। लौटते समय अपू नरोत्तम दास के आंगन में लगे पेड़ से ढेर सारे चंपा बटोरकर ले जाता और उन्हें ले जाकर अपने बिस्तर पर रखता। इसके बाद दिया बत्ती होते ही उसे पिता के आदेश से पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। कभी 1 घंटे से अधिक पढ़ना नहीं पड़ता था। फिर भी अपू को ऐसा लगता जैसे बहुत रात हो गई। इससे छुट्टी पाकर वह सोने चला जाता। बिस्तर पर लेटे लेटे सारे दिन की दौड़ धूप, खेल कूद के आनंद की स्मृति रंजित होकर चंपा की गंध उसकी क्लांत देह और मन को खेल कूद के बीते हुए क्षणों के शिशु प्राण को विभोर कर देती। वह बिस्तरे पर औंधा होकर फूलों की राशि में मुंह खोसकर बड़ी देर तक सुगंध लेता रहता। उस दिन उसकी दीदी ने चुपचाप कहा, वन भोजन को चलेगा? उनके दरवाजे से होकर मोहल्ले टोले के सभी लोग कुलचंडी के व्रत के वन भोजन के लिए गांव के पीछे वाले मैदान में जाते हैं। माँ भी जाती है, पर बच्चों को नहीं ले जाती। वहाँ सबको अपनी अपनी चीज़ ले जानी पड़ती है। उतना चावल दाल उनके पास नहीं है। वन भोजन में मामूली चावल दाल से काम नहीं चलता। उस अवसर पर लोग वहाँ जाकर कितनी ही चीज़ें, अच्छा चावल दाल, घी, दूध निकालते हैं, पर उसकी माँ मोटा चावल, सिल पर पिसी हुई भीगी मटर की दाल और 2-1 बैगन निकालती है। उनके बगल में बैठकर भुवन मुखर्जी के घर की संजली मालकिन के लड़के वाले ईख के नए गुड़ की भेली से दूध और केला मसल मसल कर भात खाते हैं। यह सब देखकर सर्वजया का दिल अपने बच्चों के लिए तरसता है। अपू भी तो इस तरह दूध केला मसल कर भेली से भात खाना पसंद करता है।
शांत मैदान के किनारे के जंगल में सुर्ख संध्या उतरती है। बांस की झाड़ी के रास्ते से लौटते हुए सर्वजया को बस अपने ही लड़के की याद आती रहती है। नीलमणि राय के जंगल से ढके हुए मकान के उधर कुछ हिस्से को दुर्गा अपने हाथ से दांत से काटकर साफ करके भाई को कहती है, इमली के नीचे खड़े होकर देख माँ आ रही है कि नहीं, मैं जल्दी से चावल ले आऊँ। एक छोटे से नारियल की कटोरी में 2 चम्मच तेल वह चुपके से तेल की हंडिया से निकाल ली। इस प्रकार से चुराया वह सारा माल भाई के जिम्मे करते हुए बोली, जल्दी से ले जाओ पू, दौड़ कर वहाँ रखा, यह देखते रहना कि इन चीज़ों को गाय वाय ना खा जाए। इतने में मातो की माँ अपने मुन्ने को साथ लेकर पीछे के दरवाजे से आंगन में आई। दुर्गा बोली, ओ तबरेज की बहू, इधर कहाँ से आई? मातो की माँ की उम्र कुछ अधिक नहीं है, देखने में भी बुरी नहीं थी, पर पति की मृत्यु के बाद से मुसीबतों में दुबली और मैली पड़ गई। बोली, कोठी वाले मैदान में लकड़ी बीनने गई थी, बेची की माला लोगी? दुर्गा स्वयं ही जंगल से ढूंढ ढूंढ कर बेची फल अक्सर ले आती है। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। मातो की माँ बोली, ले लो ना दीदी जी, बड़ा मीठा है, मैं मधुखाली के पोखर के पास से बीन लाई हूँ। कहकर उसने साड़ी के छोर में बंधी हुई एक माला निकालकर दिखाते हुए कहा, देखो ना कितने बड़े बड़े हैं। लकड़ी बेचकर बाजार में जाते बेचते पैसा मिलते बहुत देर हो जाएगी, इसलिए चाहती यह थी कि तब तक मातों को 1 पैसे की लाई दे दूं। लो पैसे मैं दो दूंगी। दुर्गा राजी नहीं हुई, बोली, अपू लोटे में मुट्ठी भर भूंजा चावल रखा है, लाकर मातों को दे दे तो। वे पीछे के दरवाजे से ही फिर चले गए। तब भाई और बहन अपनी चीज बिस्तर उठाकर चले। चारों तरफ जंगल ही जंगल था, बाहर से कोई देख नहीं सकता। खील की हंडिया की तरह एक छोटी सी हंडिया में दुर्गा ने चावल चढ़ाते हुए कहा, देखो पू, मैं एक जगह से कितने बड़े बड़े मटिया आलू ले आई हूँ। पूटी की ताड़ के नीचे एक झाड़ी पर बहुत से लदे हुए थे, इन्हें भात में डालूंगी। अपू बड़े उत्साह के साथ सूखी हुई लताएं तथा टहनियाँ बीनकर लाने लगा। यह उनका पहला स्वतंत्र वन भोजन है। अपू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि यहाँ सचमुच भात तरकारी बनेगी या खेल वाला वन भोजन होगा, जो कितनी ही बार हो चुका। धूल का भात, खपड़े का बना हुआ आलू भाजा और कटहल के पत्ते की लूची। पर दिन बड़ा अच्छा था और वन भोजन का स्थान भी बड़ा सुंदर। चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ, उधर तेला कुचा लता झकोले ले रही थी। बेल के पेड़ के नीचे के जंगल में सेवड़ा पेड़ में फूलों के गुच्छे लगे हुए थे। अधजली भूरी धूप पर खंजन नाच नाच कर दौड़ लगा रहे थे। सुनसान झाड़ियों की आड़ में सुंदर एकांत स्थान था। प्रथम वसंत के कारण जगह जगह नए हरे पत्ते थे। घेटू फूलों की राशि के मकान का खंडर गमक रहा था। खट्टा नींबू के पेड़ से लगातार कुहासे के कारण फूल बहुत झड़ जाने पर सफ़ेद सफ़ेद फूलों के गुच्छे ऊपर के डालों पर दिखाई पड़ते थे। आजकल दुर्गा इन पेड़ पौधों, रास्तों, घाटों यानी इस परिचित गांव की हर गली कूचे से और अधिक लिपटी जा रही थी। आसन्न विरह के किस विषाद के कारण अत्यंत प्रिय जंगली शरीफे के नीचे से जाने वाली यह पगडंडी, उनके मकान के पीछे की बांस की झाड़ी, छाया से भरा नदी का घाट और भी प्रिय लगते। उसका अपू, उसके सोने का नन्हा भाई, जिसको एक जून बिना देखे उसे कल नहीं पड़ता, उसकी बात सोचकर मन हाहाकार करता है। उसे डालकर वह कितनी दूर जाएगी? और कहीं ऐसा हुआ तो फिर वह नहीं लौटी, जैसे नीतम फूफी के मामले में हुआ था। इसी उजड़े में हुए घर में नीतम फूफी रहती थी। जाने किस युग में शादी के बाद वह चली गई, फिर लौटकर पीहर नहीं आई। बहुत दिनों के बाद वह बचपन से इसकी कहानी सुनती आ रही है। सब कहते हैं कि मुर्शिदाबाद जिले में शादी हुई थी। वह कितनी दूर है, कहाँ है, कोई उसका पता नहीं लेता। यह भी नहीं मालूम कि वह है या नहीं। नीतम फूफी जो गई तो फिर ना बाप से मिलने की नौबत आई, ना माँ से, ना भाई बहनों से। सब एक एक करके चल बसे। मारी माँ, मनुष्य इतना निष्ठुर कैसे होता है? किसी ने उसका पता क्यों नहीं लिया? एकांत में बैठकर कितने ही दिनों से नीतम फूफी की बात सोचकर आंसू ढकाए, और आज वह अकस्मात लौट आए और अपने बाप के मकान को इस तरह जंगल से भरा हुआ उजड़ा देखे तो उस पर क्या बीतेगी? कहीं उसकी भी यही हालत हो तो? कहीं ऐसा हो तो फिर बाप, माँ, ओप्पू को छोड़कर जाना पड़े और उन्हें ना देखने की नौबत आए? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता। इस मकान को, जंगली शरीफे के नीचे वाले स्थान को तथा घाट के रास्ते को छोड़ जाए? सोचने पर रोंगटे खड़े हो जाते। जाने दो, पता नहीं क्यों आजकल अक्सर ऐसा मालूम होता है कि उसकी ज़िंदगी में जल्दी ही कुछ होने वाला है। अवश्य ही उसके जीवन में कोई ऐसी बात आ रही है जो कभी नहीं है। दिन रात खेल कूद काम काज के बीच में यह बात अक्सर उसके मन में झांक जाती। वह समझ नहीं पाती कि वह क्या है।
यह भी नहीं समझ पाती कि यह घटना कैसे घटित होगी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता, हर समय ऐसा लगता कि वह घटना आ रही है और जल्दी आ रही है। वन भोजन के बीच में अपू के घर के आंगन में किसी की आहट सुनाई दी। दुर्गा बोली, मालूम होता है बिनी की आवाज़ है। अपू जा तो उसे ले आ। थोड़ी देर के बाद अपू के पीछे दुर्गा की हम उम्र एक सांवली सी लड़की आई। वह मुस्कुराकर अदब से बोली, दुर्गा दीदी क्या हो रहा है? दुर्गा बोली, बिनी वन भोजन कर रही हूँ, बैठ। यह लड़की उस मोहल्ले के कालीनाथ चक्रवर्ती की लड़की है। अधमैली साड़ी पहन रखी है, हाथ में कांच की पतली पतली चूड़ियाँ हैं, कुछ लंबी है और चेहरा बहुत ही सरल। उसका पिता छोटी जात वालों का पुरोहित है, इसलिए वह सामाजिक मामलों में बुलाया नहीं जाता। गांव के एक किनारे बड़े संकोच के साथ रहता है। हालत भी अच्छी नहीं है। बिनी दुर्गा के हुक्म बड़ी खुशी से बजाने लगी। वह आई तो थी घूमने, पर यूं ही एक लाभदायक घटनाक्रम में पड़ गई। पता नहीं ये लोग इस समय उसे पूरी तरह शामिल भी करें या ना करें। ऐसी ही दुविधा उसकी उल्लास भरी बातचीत और चाल ढाल से प्रकाशित हो रही थी। दुर्गा बोली, बिनी आग अच्छी तरह नहीं चल रही, कहीं से 2-4 सूखी लकड़ियां तो ला। बिनी उसी समय लकड़ी लाने के लिए दौड़ पड़ी और थोड़ी देर बाद वह बेल की सूखी टहनियों का एक बोझ ले आई। बोली, इतने से काम बन जाएगा ना दुर्गा दीदी, या और भी लकड़ियां ले आऊं? जब दुर्गा बोली, अपू बिनी आई है, वह भी तो यहीं खाएगी, और थोड़े से चावल ले आए, तो बिनी की बाँछें खिल गई। थोड़ी देर बाद बिनी पानी ले आई। उसने आग्रह के साथ पूछा, दुर्गा दीदी कौन कौन सी तरकारियां बन रही हैं? चावल उतारकर दुर्गा तेल डालकर उसमें बैगन तलने लगी। थोड़ी देर बाद वह अवाक होकर बैगन का रंग देखकर अपू को पुकारते हुए बोली, हूँ बहू, असली बैगन भाजा की तरह रंग मालूम हो रहा है, मानो ये माँ का ही बनाया हुआ बैगन भाजा हो। अपू को भी यह बात बहुत ही आश्चर्यजनक मालूम हुई, मानो उसे भी अब तक यह विश्वास नहीं हो रहा कि उनके वन भोजन में सचमुच का भात है, सचमुच का बैगन भाजा है। इसके बाद दोनों बड़ी खुशी से केले के पत्तल में खाने बैठे, केवल भात और बैगन भाजा और कुछ नहीं। जब अपू मुंह में कौर ले जा रहा था, तब दुर्गा उस और देख रही थी। उसने आग्रह के साथ पूछा, बैगन भाजा कैसा बना है रे? दीदी बना तो अच्छा है, पर जैसे कुछ अलौना है। बात यह है कि ये लोग जब खाने पकाने की चीज़ें ले आए थे तो उनकी सूची में नमक नहीं था। फिर भी इन तीनों ने बड़े उत्साह के साथ कसेला मटिया आलू का भरता, फीगा अधजला बैगन भाजा के साथ वन भोजन का भात खाया। दुर्गा के लिए भी पकाने का यह पहला ही मौका था, इसलिए वह विस्मित मिश्रित आनंद के साथ अपनी कला का आनंद ले रही थी। इन झाड़ियों के अंदर जकली शरीफा के इन सूखे पत्तों के ढेर में खजूर के नीचे गिरे हुए खजूर के पत्तों के पास बैठकर सचमुच का भात और तरकारी खाना कोई मामूली बात तो नहीं थी। खाते खाते दुर्गा अपू की ओर ताककर खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ी, मानो खुशी के मारे ही भात का ग्रास गले में अटक रहा था। बीनी ने खाते खाते डरते पूछा, दुर्गा दीदी जरा तेल होगा, मटिया आलू का भरता जरा सान लेती। दुर्गा बोली, अपू जा दौड़कर तेल तो ले आ। जो जीवन सैकड़ों पुलकों का भंडार है, जिसके आनंद वाले मुहूर्त कितनी ही रोशनी और चांदनी के अवतान से मंडित हैं, उनकी उस मधुमय जीवन यात्रा का अभी तो सूत्रपात भर ही हुआ था। जीवन का जो अनंत मार्ग क्षितिज के एक छोर से दूसरे छोर तक ना जाने किस उस पार तक फैला हुआ है, उस मार्ग के ये लोग बहुत ही नन्हे पथिक थे। मार्ग के मोड़ पर फूल और फल, दुख और सुख, इनका जो स्वागत हो रहा था वह एकदम नया था। आनंद आनंद प्रसारण का आनंद, जीवन के बीच बीच में जो आड़ है। आज का आनंद बहुत ही मामूली छोटी मोटी तुच्छ वस्तुओं का आनंद। अपू बोला, दीदी माँ से क्या कहोगी? फिर उस जून भात खाओगी? धत, माँ से कहीं ऐसी बातें कही जाती हैं? सांझ के बाद देख लेना, भूख लग जाएगी। जोगियों का पुरोहित होने के कारण बिन्नी के घर के लोग इस मोहल्ले में जब पानी पीना चाहते तो उन्हें लोटे में पानी तो दे दिया जाता, पर उनसे लोटा मंजवा लिया जाता। बिन्नी एक बार हिचकिचाने के बाद अपू को गिलास दिखाकर बोली, अपू मैं मुंह उठाए रहती हूँ, तुम पानी डाल दो, बड़ी प्यास लगी है। अपू बोला, बिन्नी दीदी ले लो ना, तुम मुंह लगाकर पानी पी लो। पर फिर भी बिन्नी की हिम्मत नहीं पड़ी। तब दुर्गा बोली, बिन्नी ले लेना, गिलास से पी ले। खाना पीना खत्म हो जाने पर दुर्गा बोली, हंडिया फेंकी नहीं जाएगी, एक दिन फिर वन भोजन होगा, क्यों ठीक है ना? उस बेरी पर टांग दो। अपू बोला, वहाँ तो वह बच चुकी। माँ तो की माँ ने जो लकड़ी बीनते समय देख लिया तो लेकर चलती बनेगी, बहुत चोर है। तब दुर्गा ने उस हड़िया को टूटी हुई दीवार की सांस में छिपा दिया। अपू के दिल में दुकुर पुकुर मची हुई थी। उस ताक से लगा हुआ एक छोटा ताक जिसमें अपू ने चूरट का बक्सा छिपा रखा था, कहीं दीदी उधर ना जा पड़े।
नेड़ा के घर में कुछ दिन पहले नेड़ा का बहनोई अपने एक दोस्त के साथ आया था। कलकत्ता के पास कहीं घर है, बहुत शौकीन है और खूब चुरूट पीता है। अभी एक चुरूट पिया, फिर दूसरा। अपू के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह भी एक बार चुरूट पीकर देखे। उसने नेड़ा के साथ सलाह करके गांव के हरीश जोगी की दुकान से 3 पैसे में लाल कागज पर लपेटे हुए 10 चुरूट खरीदे थे। उस दिन इस घने जंगल में अकेले बैठकर चुरूट पिया था। कुछ अच्छा नहीं लगा, कड़वा कड़वा, जाने कैसे तीखा तीखा। वह 2 कश पीकर फिर नहीं पी सका, पर वह अपने हिस्से के बाकी 4 चुरूट को फेंक भी नहीं सका था। उन्हें उसने नेड़ा के बहनोई से प्राप्त चुरूट के खाली बक्से में जंगल के उजड़े हुए मकान की दीवार के ताके में छिपा रखा था। पहले पहल चुरूट पीने के बाद उसके मन में बहुत भय हुआ कि कहीं माँ को मुंह की बात से पता न चल जाए। उसने बहुत से पके हुए बेर खाए। उसके बाद हथेली पर कई दफ़े भाप देकर अपनी सांस सूंघी। तब जाकर उसने मनुष्य समाज में फिर प्रवेश करने का निश्चय किया। पर आज तो रंगे हाथों माल सहित पकड़े जाने का डोल हो रहा था। पर सौभाग्य से दीदी को दीवार के उस ओर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इधर ही काम बन गया। सर्वजया ने पनघट पर जाकर मोहल्ले की स्त्रियों से यह बात सुनी कि कई दिनों से नीरेन के साथ आनंद राय की, विशेषकर उसके लड़के गोकुल के साथ अनबन चल रही है। कल दोपहर को शायद बहुत झगड़ा और हल्ला गुल्ला हुआ। इसके फलस्वरूप कल रात को ही नीरेन चीज बस्तर लेकर चला गया। आनंद राय के पड़ोसी यज्ञेश्वर देगड़ी की स्त्री हरिमती कह रही थी, सच झूठ नहीं मालूम, कई दिनों से तरह तरह की बातें सुन रही हूँ, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती। वह बहू ऐसी नहीं है। फिर सुनने में आया कि नीरेन ने छुपाकर रुपए दिए हैं, बहू ने कहीं रुपए भेजे थे। नीरेन की लिखी हुई रसीद लौट कर गोकुल के हाथ में पड़ी है, इत्यादि। पर दूसरों के किस्सों से हमें क्या मतलब? सुना है नीरेन ने भी कहा है कि आप सब लोग मिलकर एक स्त्री पर अत्याचार करते हैं। क्या यह बुरा नहीं? आप जो चाहे सो सोचे। बहू जी एक बार हुक्म दे तो मैं उन्हें इसी क्षण अपनी स्वर्गीय माँ ही जानकर सिर पर रख कर ले जाऊं। उसके बाद आप जो चाहे सो करें। उसके बाद थोड़ी देर तक बहुत शोरगुल मचा। संध्या के पहले ही ग्वालों के टोले से एक बैलगाड़ी ले आया और चीज बस्ते लेके चला गया। सर्वजया ने जो बातें सुनी तो उसे एक धक्का सा लगा। इस बीच में उसने पति के जरिए से नीरेन के पिता को शादी के संबंध में पत्र लिखने का अनुरोध करवाया था। उसने नीरेन को घर पर और भी 2 बार न्योता देकर खिलाया था। लड़का सर्वजया को बहुत ही पसंद आया था। हरिहर ने उसे कई बार समझाया कि नीरेन के पिता बड़े आदमी हैं, वे इस घर में अपने पुत्र का विवाह थोड़े ही करने लगेंगे। पर सर्वजया ने आशा नहीं त्यागी थी। उसके मन में कहीं इस प्रकार का साहस हो रहा था कि यह विवाह दुराशा मात्र नहीं है, यह होकर रहेगा। हरिहर मन ही मन विश्वास तो नहीं करता था, पर पत्नी के अनुरोध पर उसने आनंद राय से कई बार तकाजे भी किए थे। पर यह तो भारी विपत्ति हो गई। इस बीच में एक दिन दुर्गा के साथ गोकुल की बहू से राह चलते भेंट हो गई। बहू ने चुपके से दुर्गा को बहुत सी बातें बतलाई कि नीरेन क्यों चला गया इत्यादि। कहते कहते उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। इसी प्रकार लात घूसे खाकर ही दिन बीतेंगे। कहीं कोई भी तो नहीं दुर्गा, जो अपना भाई भी आदमी होता। कहीं 2 दिन जाकर जुड़ा हूं, उसके लिए भी तो कोई जगह नहीं। दुर्गा का हृदय सहानुभूति से द्रवित हो गया। साथ ही साथ उसके मन में चाची जी पर लगाए हुए आरोप के विरुद्ध तीव्र प्रतिवाद और उसके दुख में संवेदना की कई तरह की अस्पष्ट बातें लहराने लगी। पर वह अपनी बातें ढंग से कह ना पाई, केवल इतना ही बोली, सखी दादी भी अजीब औरत है, पर वह कहने को जो चाहे सो कहे, वह कर भी क्या सकती है। मेरी अच्छी चाची तुम रो मत, मैं रोज तुम्हारे यहाँ आऊंगी। सर्वजया ने सारी बात सुनकर आग्रह के लहजे में पूछा, बहू ने क्या कहा? वहाँ कुछ नीरेन की भी बातें हुई? दुर्गा ने झेप कर कहा, तुम कल घाट पर पूछ लेना, मैं कुछ नहीं जानती। अपू ने एक बार पूछा, क्या चाची जी ने बताया कि मास्टर साहब अब कभी नहीं आने के? अरे मैं क्या जानूं, दुर्गा ने डांटते हुए कहा। ढलती हुई धूप में छाया वाला मार्ग जाने किस प्रकार से मन में एक टीस उठा देता, और यह टीस भाई के लिए ऐसा अक्सर होता है। कितनी ही बार हो चुका है, यदि वह ज्यादा देर घर पर ना रहे या भाई को ना देखे तो भाई के सैकड़ों काल्पनिक दुखों की बात याद करके मन भीतर ही भीतर कचोटने लगता है। दूध और आलता की मिलावट से बने हुए रंग जैसा गोरा चिकटा और सोने की गुड़िया जैसा भाई
एक मैली अधफटी धोती पहनकर दरवाजे के सामने अकेले अकेले कौड़ी डाल डालकर बैगन के बीज हार जीत रहा है। वह उससे एक आध चीज खरीदने के लिए पैसा मांगता है, पर वह दे नहीं पाती, इसलिए मन में पीड़ा बनी रहती है। कई दिनों के बाद भुवन मुखर्जी के घर में रानी की दीदी की शादी तो समाप्त हो गई, पर अभी भी सब नाते रिश्तेदार नहीं गए। लड़के बच्चे भी बहुत हैं। एक छोटी सी लड़की के साथ दुर्गा का घनिष्ठ परिचय हो गया है। उसका नाम टूनी है। उसके पिताजी भी आए। आज दोपहर के बाद अपनी कन्या और पत्नी को वहीं छोड़कर अपने काम की जगह पर गए हैं। लगभग 1 घंटा बाद संजली मालकिन का ध्यान, जो इस कमरे में काम कर रही थी, टूनी की माँ की तरफ गया। संजली मालकिन ने सहन में आते हुए कहा, क्यों रही हंसी, क्या बात है, तू घबराई हुई क्यों लगती है? टूनी की माँ घबरा कर हड़बड़ाहट में बिस्तरे तकिए के नीचे कुछ टटोल रही थी, इधर उधर देख रही थी, गद्दे उलट रही थी। बोली, अभी अभी मेरी सोने की सिंदूर की डिबिया यहीं बिस्तर के बगल में रखी हुई थी, उधर मुन्ना पालने से चिल्ला उठा, वे घर से आए, उठकर रखने की याद नहीं रही, कहाँ गई, अब मिल नहीं रही। संजली मालकिन ने कहा, ऐसा कैसे हुआ, कहीं तू हाथ में लिए तो नहीं चली गई थी? नहीं नानी जी, मैंने उसे यहीं रखा था, अच्छी तरह याद है, यहीं थी। सब लोग मिलकर कुछ देर तक चारों तरफ खोजते रहे, पर डिबिया का कहीं पता नहीं चला। संजली मालकिन ने पूछकर पता लगाया कि पहले सहन में इसी घर में के लड़के बच्चे थे। इसके बाद जब खाना खाने के लिए बुलावा आया तो सब लड़के खाने को चले गए। उस समय बाहर वालों में बस दुर्गा ही थी। संजली मालकिन की छोटी लड़की टेम्पी धीरे से बोली, इधर हम लोग खाना खाने गए और इधर दुर्गा दीदी पीछे के दरवाजे से चली गई, अभी अभी फिर से आई है। संजली मालकिन ने चुपचाप कुछ सलाह मशवरा किया, फिर रुखाई के साथ दुर्गा से बोली, दुर्गा डिबिया दे दे, बता उसे कहाँ रखा है, अभी निकाल। दुर्गा का मुंह सुनकर सूख कर इतना सा हो गया। संजली मालकिन के रंग ढंग देखकर उसकी जीभ मुंह के अंदर ऐंठ सी गई। उसने अस्पष्ट स्वर में क्या कहा समझ में नहीं आया। टूनी की माँ इतनी देर तक चुप थी। एक भद्र घर की लड़की पर इस तरह चोरी का आरोप लगाते देखकर अवाक रह गई। विशेषकर वह दुर्गा को कई दिनों से देख रही थी। देखने में सुंदर है, इसलिए दुर्गा उसे पसंद भी आई थी। क्या उसके लिए चोरी करना संभव है? बोली संजली नानी, उसने शायद ना ली हो, वह क्यों? संजली मालकिन बोली, तू चुप रह, तू उसे क्या जानती है, उसने ली या नहीं ली, इसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक ने कहा, तूने ली हो तो निकाल दे, नहीं तो बता दे कहाँ है, बस सारा मामला खत्म हो जाएगा। अच्छी बेटी, दे देना, क्यों झूठ मूठ। दुर्गा जाने कैसी हो गई, उसके पैर थर थर काँप रहे थे। उसने दीवार से पीठ लगाकर कहा, चाची जी मैं तो नहीं जानती कि डिबिया कहाँ है, मैं तो। संजली मालकिन ने कहा, तेरे इस कहने से मैं मानने वाली थोड़ी हूँ, जरूर इसी ने ली है, इसकी आंख से मुझे पक्का विश्वास है। सीधी तरह कह रही हूँ कि कहाँ रखी है चीज़, मिल जाए तो कुछ नहीं कहने की, मुझे तो बस चीज़ चाहिए। पहले वाली नातेदारिन ने कहा, भद्र घर की लड़की चोरी करती है, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं है, क्या इसी मोहल्ले में रहती है? संजली मालकिन ने कहा, लातों के देवता बातों से नहीं मानते, जरा मजा चखा दूं कि दूसरे घर की चीज उड़ाने से क्या कसाले होते हैं। आज मैं तुझे बात को उसने दुर्गा का हाथ पकड़कर घसीट कर सहन मिलाते हुए कहा, बोल दुर्गा, अभी भी बोल दे कहाँ रखी है, नहीं बताएगी? नहीं तो कुछ नहीं जानती, तू आई है बड़ी दूध की धुली, दूध मुही, जल्दी से बता, नहीं तो दांत तोड़कर रख दूंगी। बोल जल्दी बोल, अभी भी बता दे। टूनी की माँ हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि इतने में एक नातेदारी ने कहा, जरा गम खाओ ना, देखती नहीं हो, इसी ने जरूर उठाई है, चोर के लिए बस मार ही दवाए, अभी चीज़ दे दे, बस झगड़ा खत्म, यूँ झूठ मूठ। दुर्गा के सिर के अंदर जाने कैसा कर रहा था। उसने असहायता के लिए साथ ताककर बड़े ही मुश्किल से ऐठी हुई जीभ से किसी तरह गिड़गिड़ा कर कहा, चाची जी मैं तो नहीं जानती, जब वे लोग चले गए तब मैं भी तो बात कहते कहते वह भय से अभिभूत होकर संजली मालकिन की आंख में आंख गड़ाकर दीवार की ओर जाने लगी। बात को सबने मिलकर बड़ी देर तक उसे समझाया, पर वह एक ही रट लगाती रही, मैं नहीं जानती, नहीं जानती। किसी ने कहा, पक्की चोर है। टेम्पी बोली, चाची जी बाग के आम नीचे गिरे कि बस। अंतिम बात से ही शायद संजली मालकिन की कोई चोट उभर आई। एकाएक बुरी तरह चीख कर बोली, पाजी बदमाश चोर खानदान की, तू डिबिया नहीं देगी? अच्छा देखती हूँ कैसे नहीं देती। बात समाप्त किए बिना ही वह दुर्गा पर टूट पड़ी और उसका सिर पकड़कर जोर जोर से दीवार पर मारने लगी। बोल बोल, कहाँ रखा है, बता, अभी बता, जल्दी बता।
टूनी की माँ जल्दी से दौड़ आई। उसने संजली मालकिन का हाथ पकड़कर कहा, संजली नानी, यह आप क्या कर रही हैं? जाने दीजिए उसे, इस तरह क्यों मरे? छोड़ दीजिए, बहुत हो गया, छोड़िए, छी। टूनी मार देखकर रो उठी। पहले वाली नातीदारी ने कहा, अरे यह तो खून आ रहा है। किसी ने नहीं देखा। दुर्गा की नाक से टप टप खून गिर रहा था। छाती के पास का कपड़ा खून से लाल पड़ गया। टूनी की माँ बोली, टेम्पी जल्दी से पानी ले आ, आंगन में की बाल्टी में है, जल्दी ला। हल्ला गुल्ला और शोरगुल सुनकर बगल के मकान के लोहारों की लड़कियां और बहुएं मामला क्या है देखने के लिए आ गई। रानी की माँ अब तक नहीं थी। दोपहर को खाना पीना खत्म कर लोहारों के घर जाकर गपशप कर रही थी, वह भी आ गई। मार के मारे दुर्गा का सिर घूम रहा था। उसने उसी सुध-बुधहीन हालत में भीड़ की ओर ताक कर कुछ देख लिया। पानी आ जाने पर रानी की माँ ने दुर्गा की आंखों और मुंह पर छींटे देखकर उसे बैठाया। दुर्गा को चक्कर आ रहे थे, वह वहीं खोई खोई सी बैठ गई। रानी की माँ बोली, सजली दीदी, ऐसे कहीं किसी को मारा जाता है? कमजोर लड़की है, छी। तुम लोग उसे नहीं जानती। मार के अलावा चोर का कोई इलाज नहीं। अभी मार पड़ी कहाँ है? चीज ही नहीं मिली। छोड़ थोड़ी ही दूंगी। बात को हरी राय का बस चले तो हमें सूली या फांसी पर चाहे जिस पर चाहे चढ़ा ले। रानी की माँ बोली, जाने दो सजली दीदी, अभी जरा संभल तो लेने दो। तुमने ऐसा कांड मचा दिया कि। टुनी की माँ भी बोली, बात यहाँ तक पहुँचेगी ये जानती तो मैं डिबिया की बात थोड़ी ही कहती। नहीं चाहिए मुझे डिबिया। संजली रानी, आप उसे छोड़ दीजिए। संजली मालकिन इतनी आसानी से शायद ना छोड़ती, पर जनमत उनके विरुद्ध था, इसलिए वह अपराधी को छोड़ने के लिए मजबूर हो गई। रानी की माँ उसे पकड़कर उधर का दरवाजा खोलकर पीछे वाले आंगन में निकाल लाई। बोली, ना जाने किस बुरी साइड पर तू आज घर से निकली थी। जा धीरे धीरे चली जा, टेम्पी दरवाजे को अच्छी तरह खोल तो दे। दुर्गा उसी तरफ खोई खोई सी दरवाजे से निकल गई। जो लड़के बच्चे वहां उपस्थित थे वे उसे घूरकर देखने लगे। एक ने कहा, फिर कबूल नहीं किया? देख लिया ना, आंख से भी आंसू की एक बूंद नहीं आई। रानी की माँ बोली, आंसू क्या गिरे, डर के मारे सूख गए। आंसू है कहाँ सजली दीदी, ऐसे कहीं मारा जाता है? साझे की सड़क पूजा का समय आ गया। गांव के वैद्यनाथ मजूमदार चंदे की बही लेकर घर घर चंदा वसूल करने लगे। हरिहर ने कहा, अब की बार मेरे नाम से 1 रुपया लिखना उचित नहीं है। 1 रुपया देने की हालत यह थोड़ी ही रही। वैद्यनाथ ने कहा, क्या बात करते हो, अब की नीलमणि हाजरा की पार्टी आ रही है। इस इलाके में इतना अच्छा दल कभी आया ही नहीं। बात यह है कि अब की बार पालपाड़ा के बाजार में महेश सुनार के बालक कीर्तन वाले आएंगे। उनसे घटिया चीज देकर अपने गांव की नाक नहीं कटवानी। वैद्यनाथ ने ऐसा ढंग दिखलाया मानो इस होड़ की सफलता पर ही निश्चिंतपुर वालों की का जीवन या मृत्यु निर्भर है। अपू एक खपच्ची खींचते खींचते घर में प्रवेश करते हुए बोला, बिल्कुल पका हुआ बांस है, इसकी बहुत अच्छी कलम बनेगी। गड्ढे के किनारे की बांस की झाड़ी पे पड़ा था, उठा लाया। बाद में मुस्कुराते हुए कुछ ऊंचा करके दिखला कर कहा, अच्छी कलम बनेगी ना, पक्का है। आज चड़क की अधिक देर नहीं। चड़क का तमाशा के साधु घर घर नाचते हुए घूम रहे हैं। दुर्गा और अपू खाना पीना छोड़कर साधुओं के पीछे पीछे मोहल्लों में घूमते फिरते थे। कई गृहस्थ उन्हें पुराने कपड़े, चावल और पैसा, यहाँ तक कि पीतल का कलसा भी दे देते हैं, पर वे साधुओं को मुट्ठी भर चावलों के अलावा कुछ नहीं दे पाते। इसलिए उनके घर पर साधुओं का गिरोह किसी साल नहीं आता। 10-12 दिन तक साधुओं के नाच के बाद चड़क से पहले वाली रात में ही नील पूजा हुई। नील पूजा के दिन शाम के समय साधु एक छोटे से खजूर के पेड़ से कांटा तोड़ लाते हैं। अब की दुर्गा ने आकर खबर दी है कि जिस पेड़ में हर साल कांटा तोड़ा जाता है, अब की बार उस पेड़ से कांटा तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि नदी किनारे एक खजूर को साधुओं ने पहले ही चुन लिया। मोहल्ले के लड़कों के साथ एकजुट होकर दुर्गा और अपू वहां पहले से जाकर डट गए। वहां कांटा तोड़ने का नाच देखकर वे लोग चड़क के मैदान में एक बार घूमने गए। खजूर के डालों से नील पूजा का मंडप घेरा गया। चड़क वाले मैदान की सेवड़ा की झाड़ियां तथा दूसरे जंगली पेड़ काटकर साफ कर दिए थे। वहां भुवन मुखर्जी के घर की लड़कियों के साथ यानी रानी, पूटी, टुनू आदि के साथ भेंट हुई। उनके घर में अनुशासन जरा कड़ा है। दुर्गा की तरह उन्हें मारे मारे जहां तहां घूमने की इजाजत नहीं है। बड़ी मुसीबत से कह सुनकर वे चड़क वाले मैदान तक आ सके हैं। टुनू बोली, आज रात को साधु लोग मसान जगाने जाएंगे। रानी बोली, ओह, यह तो मुझे भी मालूम है। एक आदमी मुर्दा बनेगा और उसकी अर्थी बनाकर उसे सप्तपन पेड़ के नीचे ले जाएंगे, फिर उसे जिलाएंगे। उसके बाद मुर्दे का सिर ले आएंगे, फिर बड़े बड़े मंत्र। सचमुच?
सचमुच नहीं तो क्या? आधी रात के बाद आओ तो सब दिखाई देगा। चलो भाई हम लोग घर चले, आज की रात अच्छी नहीं होती। अपू आजा, दुर्गा दीदी आओ। अपू बोला, अच्छी क्यों नहीं होती रानी दीदी? आज रात में कौन सी बात होने वाली है? वे कहने की बात नहीं है, तू घर चल। अपू नहीं गया, पर दुर्गा उसके साथ गोल के साथ चली गई। उसके बाद अचानक बादल आए और सांझ का स्वाभाविक अंधेरा बादलों के कारण और भी गहरा हो गया। अपू घर लौट रहा था, रास्ते में सन्नाटा था। शाम से वह लगातार मसान और मुर्दे की सिर की बात सुनता रहा था, इसलिए अब कुछ उसे भय हो रहा था। मोड़ वाले बांस की झड़ी के पास आकर उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी चीज की कड़वी महक आ रही है। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। थोड़ी दूर गया तो नेड़ा की दादी के साथ भेंट हो गई। नेड़ा की दादी नील पूजा का चढ़ावा हाथ में लेकर चड़क वाले मैदान में पूजा चढ़ाने जा रही थी। अपू अंधेरे में पहले पहचान नहीं पाया, बाद में पहचान कर बोला, दादी ये काहे की महक है? बुढ़िया बोली, आज वे निकले हैं ना, इसलिए यह उनकी महक है। और क्या? कौन निकले दादी? कौन? शिवजी के संगी साथी। संध्या समय उनका नाम नहीं लिया जाता। राम राम। अब तो अपू के रोंगटे खड़े हो गए। चारों तरफ अंधेरी सांझ छाई थी। आसमान में बादल उमड़ रहे थे। बांस की झाड़ियां, मसान की महक, शिवजी के अनुचर, भूत प्रेत। नन्हे से लड़के का मन भय, विस्मय, रहस्य तथा अज्ञात की अनुभूति से कंटकित हो गया। उसने आतंक के लहजे से कहा, तो मैं घर कैसे जाऊं दादी? बुढ़िया ने डांट बताते हुए, तो आज इतनी रात क्यों कर दी? आ मेरे साथ, पहले नील पूजा की थाली पहुंचाऊं, फिर तुझे घर की ओर छोड़ दूंगी। अजीब लड़का है। सामूहिक पूजा के स्थान पर घास छीलकर बांसों का ढांचा खड़ा करके शामियाना ताना गया था। नौटंकी वाले आने ही वाले थे, पर अभी पहुंचे नहीं थे। जब संध्या ढल गई तो लोग कहते कल सवेरे की गाड़ी से आएंगे, फिर सवेरा बीत जाने पर लोग शाम की आशा में बैठे रहते। ओप्पू की तो ऐसी हालत हो गई थी कि खाना नहाना बंद सा हो गया। रात को उसे नींद नहीं आती। बांध तोड़कर बहने वाली बाढ़ की तरह उसके कौतूहल और आनंद में उच्छ्वास की प्रबलता इतनी अधिक थी कि वह बिस्तर पर करवटें लेता रहता और बोलता, नौटंकी नौटंकी। माँ ने मना कर रखा है, इतनी बड़ी लड़की है, इसलिए मोहल्ला छोड़कर कहीं न जाए। दुर्गा चुपचाप देखा। फिर उसने राजलक्ष्मी से यह बताया कि किस प्रकार रंगमंच की सजावट हुई है और बांस पर लाल और नीले कागज की छटा दिखाई पड़ रही है। सारी बातें सुनकर अपू के मन में यह बात आई कि जिस पंचानन तल्ले में वह दोनों जून कौड़ियाँ खेला करता है, उस तुच्छ अत्यंत परिचित मामूली स्थान पे आज या कल नीलमणि हाजरा की पार्टी की नौटंकी की तरह एक अभूतपूर्व घटना होगी। क्या यह संभव है? विश्वास नहीं होता। एकाएक सुनाई पड़ा कि आज शाम को नौटंकी का दल आएगा। सुनते ही ढेर सकून फेफड़े से एकदम छलांग मारकर सिर में पहुंच गया। कुम्हार टोले के मोड़ पर दोपहर के बाद सब लड़के खड़े थे। उन्हें दूर से एक बैलगाड़ी आती दिखाई पड़ी। इस पर नौटंकी की साज सज्जा के 1 2 3 4 5 बक्से लदे हुए थे। पोटू ने बक्सों को उंगली पर गिनते हुए उल्लास भरे लहजे में कहा, अपू भैया, हम लोग इनके पीछे पीछे चलकर देख न ले कि ये कहाँ रहेंगे, कहाँ टिकेंगे। साज सज्जा की बैलगाड़ियों के पीछे नौटंकी के दल बल चले आ रहे थे। सबके सिर पर मांग बनी हुई थी और कईयों के हाथ में जूते थे। पटू ने एक दाढ़ी वाले को दिखाते हुए कहा, यह राजा बनता है। क्यों अपू भैया? उसके लिए आकाश और सारे वातावरण का रंग बदल गया। अपू ने बड़े उत्साह के साथ घर लौटकर देखा कि उसके पिता सहन में बैठे कुछ लिख रहे हैं और अपने मन में कुछ गुनगुनाते भी जा रहे हैं। उसने सोचा पिताजी को भी नौटंकी वालों के शुभ आगमन की बात मालूम हो, इसलिए वे इतने खुश नजर आ रहे हैं। उसने हाथ हिलाकर बताते हुए कहा, पिताजी, साज सज्जा की 5 गाड़ियां हैं, बहुत बड़ा दल है। हरिहर यजमानों को देने के लिए देसी कागज पर कवच लिख रहा था। उसने मुंह उठाकर विस्मय के लहजे में कहा, मुन्ना, काहे की साज सज्जा? अपू को आश्चर्य हुआ। उसको लगा पिताजी को इतनी बड़ी बात भी नहीं पता। उसके मन में करुणा उमड़ आई कि पिताजी इतना भी नहीं जानते। सवेरे उठकर अपू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ा। थोड़ी देर बैठकर उसने रुआंसा होकर कहा, पिताजी, मैं चड़क वाले मैदान में जाऊंगा, सब जा रहे हैं, मैं यहाँ बैठकर पढ़ता रहूंगा, कहीं इस समय नौटंकी शुरू हो गई तो। उसके पिता ने कहा, पढ़ो पढ़ो, जो नौटंकी शुरू होगी तो नगाड़े की आवाज भी सुनाई देगी। अधेड़ उम्र में लड़का हुआ है और फिर खुद हर समय प्रवास में रहता है, इसलिए जब थोड़े दिनों के लिए घर आता है तो लड़के को आंखों से ओझल नहीं करना चाहता। अभिमान और क्रोध से अपू की आंखों में आंसू हो गए। उसने रूंधी हुई आवाज में शुभंकरी पढ़ना शुरू किया।
पर सवेरे तो नौटंकी नहीं होती। खबर मिली कि उस दिन होगी। शाम के समय अपू माँ के पास जाकर रुआसा होकर पिता के अत्याचार की कहानी का वर्णन करने लगा। सर्वजिया ने आकर कहा, अजी लड़के को जाने दो ना, साल भर का त्योहार है। तुम तो साल में 9 महीने घर पर नहीं रहते। वह एक दिन की पढ़ाई ना करेगा तो क्या हो जाएगा। अपू को छुट्टी मिल गई। उसने सारी दोपहरी चड़क वाले मैदान में काट दी। शाम को नौटंकी शुरू होने से पहले ही वह घर में खाना खाने आया। पिताजी सहन पर बैठकर कवच लिख रहे थे। और दिन उसे पिता के पास बैठकर इस समय पढ़ना पड़ता है, पर लड़का कहीं नाराज ना हो जाए, इसलिए पिता ने उसे खुश रखने के लिए तरह तरह के कौतुकों का आयोजन किया था। बोला, मुन्ना चट से स्लेट पर यह तो लिख लाओ, वह आया भूत। अपू ऐसी अद्भुत बात सुनकर हंसने लगा। कुछ देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर वह कहता, इसके बाद चला जाऊंगा। जाना जाना जरूर जाना, पर इस बात को स्लेट पर जल्दी से लिख लाओ तो। कहकर उसने फिर एक अद्भुत बात कह दी। अपू फिर हंस पड़ा। आज अपू को ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई प्रचंड शक्ति उसको उसके पिता के पास खींच रही है। पिताजी निर्जन छाया भरी शाम के बांस की झाड़ियों से घिरे मकान में अकेले बैठकर लिख रहे हैं। फिर भी ऐसी कोई शक्ति नहीं जो अपू को आज यहाँ बैठाए रखे। यदि वे इस समय कहें कि बेटा पढ़ने बैठो, तो चारों तरफ से भयंकर चिल्लपो मच जाएगी। जैसे सब लोग मिलकर कह देंगे, नहीं नहीं यह नहीं हो सकता, नौटंकी तो शुरू ही होने वाली है। उल्लास की किसी प्रबल शक्ति ने जैसे उसके पिता को आज के लिए असहाय निरह दुर्बल कर दिया। दुर्गा बोली, अपू तू माँ से कह कि मैं भी तेरे साथ तमाशा देखने जाऊंगी। अपू बोला, माँ दीदी मेरे साथ चलेगी, बुराई क्या है, चिक से घिरी हुई जगह पर दीदी बैठेगी। माँ बोली, अभी रहने दे, जब उस घर की स्त्रियां जाएंगी तब मैं उनके साथ जाऊंगी, उस वक्त मेरे साथ चलेगी। चड़क के मैदान में जाने से पहले दुर्गा ने अपू को बुलाकर कहा, अपू सुन जा, जरा हाथ तो फैला। अपू ने हाथ फैलाया तो दुर्गा ने उसके हाथ में 2 पैसे रख दिए और उसके हाथ को अपने हाथ में रखकर मुट्ठी बांधते हुए कहा, जा 2 पैसे की मीठी खीर ले लेना, नहीं तो लीची खा लेना। इसके 7 दिन पहले अपू ने एक दिन चुपचाप दीदी से आकर पूछा था, दीदी तेरे गुड़ियों के बक्स में एक पैसा है, मुझे एक पैसा दोगी? क्यों, क्या करेगा? लीची खाऊंगा। शर्माकर हंस पड़ा। बाद में सफाई देता हुआ बोला, वैष्णव के बाग में मचान बांधी है, बहुत बड़ी लीचियां गिरी हैं, 1 पैसे में 6 बड़ी बड़ी लीचियां मिल रही हैं। सत्तू ने खरीदी, साधन ने खरीदी, पैसा है। पर दुर्गा के गुड़ियों के बक्स में उस दिन कुछ नहीं था, इसलिए वह भाई की मांग पूरी ना कर सकी। अपू को निराश होकर लौटते हुए देखकर उसे कष्ट हुआ, इसलिए कल शाम को चड़क का तमाशा देखने के नाम पर 2 पैसे मांग लिए। भाई एक सोने की गेंद की तरह गोल मटोल है, यदि यह भाई किसी बात पर मचल जाए और वह पूरी ना कर सके तो उसके मन में बहुत दुख होता है। अपू के चले जाने के बाद उसकी माँ घाट से आकर बोली, दुर्गा एक काम तो कर, रानी के बाग से 2 सफ़ेद गंध बेदाली के पत्ते ले आ, अपू की तबीयत ठीक नहीं है, उसका शोरबा बना लूँगी। माँ की बात पर वह एक छलांग में रानी के बाग में पहुंची और वहाँ से वह घनी झाड़ियों से दवाई के पत्ते खोजने लगी। बचपन में सीखी हुई फूफी से एक तुकबंदी भी साथ ही साथ वह गुनगुनाने लगी। नौटंकी शुरू हुई। दुनिया नहीं है, कोई नहीं है, बस ओपू है और नीलमणि हाजरा का दल है। संध्या से पहले बेहाला पर इमन का आलाप हुआ। बेहाला बजाने वाला अच्छा है। ओपू गांव का लड़का है, उसे कभी कोई अच्छी चीज़ सुनने को नहीं मिलती, इसलिए उसका मन उदास और करुण स्वर से भर जाता है। उसके मन में यह बात आती है कि पिताजी अभी तक घर पर बैठकर जाने क्या लिख रहे हैं और दीदी यहाँ आने के लिए मचलने पर भी आ ना सकी। पहले पहल जब सुनहली पोशाकों से सुसज्जित होकर राजा और मंत्री झुंड के झुंड टंगे हुए झाड़ फानुस के नीचे आने लगे तो ओपू का मन करहा उठा कि हाय, पिताजी को यह सब देखने का मौका नहीं मिला। गांव के सभी लोग तो यहाँ मौजूद हैं, उनके मोहल्ले का कोई आदमी शायद ही छूटा हो, ऐसा तो मालूम नहीं देता, फिर भी पिताजी अभी तक नहीं आए। नाटक जोर से आगे बढ़ने लगा। उस बार उसने लड़की के कीर्तन वाली नौटंकी देखी थी, पर कहाँ राजा भोज और कहाँ भजुआ तेली। कैसे एक से एक बढ़िया कपड़े हैं और चेहरे। एकाएक पीछे से किसी ने कहा, मुन्ना अच्छी तरह देख पा रहे हो ना? उसके पिताजी कब आकर पीछे बैठ गए अपू को पता नहीं लगा। उसने पिता की ओर लौटते हुए कहा, पिताजी दीदी आई है ना, चिक के अंदर है ना? जब मंत्री के गुप्त षड्यंत्र के कारण राजा राज्यच्युत होकर रानी और राजकुमार को लेकर जंगल जा रहे थे तो उस समय बेहाला से रुआसा सवर निकल रहा था। राजा बड़ी देर तक करुण रस उत्पन्न करने के लिए रानी और राजकुमारों का हाथ पकड़कर एक कदम आगे बढ़ता था,
फिर रुक जाता, इसके बाद फिर कदम उठाता। इसके बाद राजा जाने रानी कहाँ चले गए, इस नाटक चलता रहा। घने जंगल में महज राजकुमार अजय और राजकुमारी इंदुलेखा घूमते हुए दिखाई पड़ रहे थे। उनकी सुधि लेने वाला, इस बीहड़ जंगल में रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। राजकुमारी इंदुलेखा छोटे भाई के लिए फल लाने गई तो वह लौटी नहीं। अजय जंगल में बहन को खोजता फिर रहा है। इसके बाद घूमते घूमते एकाएक नदी किनारे इंदुलेखा की लाश मिली। भूख के कारण जहरीला फल खाकर इंदुलेखा मर गई। इस पर अजय का करुण रस से भरा हुआ गाना शुरू होता है। अपू तब तक बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सब कुछ देख रहा था, पर अब उससे नहीं रहा गया तो वह भी रोने लगा। कलिंग राजा के साथ विचित्र केतु की जो लड़ाई हुई, उसमें तलवार का क्या खेल दिखाया गया। मालूम होता था कि कोई ना कोई झाड़ गिर पड़ेगा या किसी अभागे दर्शक की गर्दन कटेगी। तजुर्बेकार लोग आवाज देते हैं, झाड़ संभाल कर, बांध कर, पर युद्ध का कौशल इतना विचित्र है कि सब कुछ बचा रहता है। विचित्र केतु, तुम धन्य हो। बीच में देर तक गाना और बेहाला की कसरत दिखाई जाती रही। उस समय पिताजी ने अपू को पुकार कर कहा, नींद आ रही है बेटा, घर चलोगे? उफ, क्या मुसीबत है, नींद? यहाँ नींद कहाँ? अरे राम राम, वह हरगिज घर नहीं जाएगा। तब उसके पिता ने उसे बाहर बुलाकर कहा, यह 2 पैसे रख लो, कुछ खरीद कर खा लेना, मैं घर चला। अपू के मन में इच्छा हुई कि वह 1 पैसे का पान लेकर खाए। पान की दुकान के पास बहुत भीड़ देखकर वह आगे बढ़कर दंग रह गया। सेनापति विचित्र केतु हथियारबंद हालत में ही सिगरेट खरीद कर सुलगा रहे थे। उन्हीं के चारों तरफ यह भीड़ जमा हो गई थी। आश्चर्य, परम आश्चर्य। उधर से राजकुमार अजय ने कहीं से आकर विचित्र केतु को कोहनी से हाथ मारते हुए कहा, अरे ओ किशोरी भैया, 1 पैसे का पान तो खिलाओ। पर राजकुमार के प्रति सेनापति की राजभक्ति का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। उसने हाथ छुड़ाते हुए कहा, अरे चल बे, पैसे नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर उस वक्त साबुन लगाया तो मुझे किसी ने पूछा था? फिर भी राजकुमार ने मचल कर कहा, किशोरी भैया मान भी जाओ, क्या मैं तुम्हें कुछ नहीं देता? पर विचित्र केतु हाथ छुड़ाता चलता बना। राजकुमार अपू का ही हम उम्र था, देखने सुनने में सुंदर था और गाने में निपुण। अपू मुग्ध होकर उसकी ओर घूरता रहा। उसके मन में उससे बातचीत करने की तीव्र इच्छा हुई। अचानक ना जाने कहाँ से हिम्मत आ गई। उसने आगे बढ़कर कुछ शर्म के साथ कहा, पान खाओगे? अजय जरा अवाक होकर बोला, तुम खिलाओगे तो लाओ। और दोनों में परिचय हो गया, पर परिचय शब्द शायद गलत है। अपू मुग्ध और विभोर था। इसी को वह इतने दिनों से मन ही मन चाहता आ रहा है। इस राजकुमार अजय को उसकी माँ की सैकड़ों कहानियों के बीच, शैशव की सैकड़ों स्वप्निल मुग्ध कल्पनाओं के आवेश में उसके प्राण ने इसी को चाहा है। यही आंखें, यही चेहरा, यही कंठ स्वर उसके काम में रहे हैं। यह वही है जिसे वह चाहता है। अजय ने पूछा, भाई तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे खाने के लिए घर तय किया गया है, पर वहाँ बड़ी देर में खाना मिलता है। तुम्हारे घर में कौन खाता है? खुशी के मारे अपू का सारा शरीर हिलोरे लेने लगा। बोला, भाई हमारे यहाँ एक आदमी खाता है, अभी देखा है कि वह ढोलकिया है। तुम भी कल से आना, मैं आकर बुला ले जाऊंगा। नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि तुम जहाँ खाते हो वहाँ ढोलकिया खा लेगा। थोड़ी देर तक दोनों इधर उधर चहलकदमी करते रहे। फिर अजय बोला, भाई मैं चलूँ? अंतिम सीन में मेरा गाना है, मेरा पार्ट तुम्हें कैसा लग रहा है? रात के अंतिम पहर में नौटंकी खत्म हुई तो अपू घर पर आया। वह रास्ते में आ रहा था तो उसने जिसे भी बात करते सुना, उसे ऐसा मालूम हुआ कि नौटंकी का ही वार्तालाप हो रहा है। घर आने पर दीदी ने पूछा, अपू तुझे नौटंकी कैसी लगी? अपू को ऐसा मालूम हुआ जैसे बीहड़ जंगल के अंदर राजकुमारी इंदुलेखा ने कुछ कहा। उस पर कुछ नशा सा छाया हुआ था। उसने खुशी के साथ कहा, माँ, जो अजय बना था वह कल हम लोगों के घर खाना खाएगा। माँ बोली, 2 जने खाएंगे, 2 को कहाँ से? नहीं नहीं, एक चला जाएगा, सिर्फ अजय खाएगा। दुर्गा बोली, अपू तुझे नौटंकी कैसी लगी? ऐसी कभी नहीं देखी ना। जब राजकुमारी मर गई तो कैसा बढ़िया गाना हुआ। अपू की तो हालत ऐसी थी कि नींद में बेहाला सुन रहा था। वह देर तक सोता रहा। नींद भी अच्छी नहीं आई। सूर्य की तेज रोशनी आंखों में सुई की तरह छिद रही थी। आंखों में पानी दिया तो आंखें जल रही थी, पर उसके कानों में अभी तक बेहाला, ढोल, मंजीरे का सम्मिलित संगीत लहरा रहा था। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे वह अभी तक रंगभूमि में बैठा हो। पनघट में जाती हुई मोहल्ले की लड़कियां आपस में बातचीत करती जा रही थी। अपू को ऐसा मालूम हुआ कि इनमें से कोई धीरावती है तो कोई कलिंग देश की महारानी है तो कोई राजकुमार अजय की माँ वसुमती है। दीदी की हर बात में तथा अंग संचालन में राजकुमारी इंदुलेखा की पूरी झलक थी।
कल जो इंदुलेखा बना था वह भी बुरा नहीं लगता था, पर उसके मन में राजकुमारी इंदुलेखा की जो मूर्ति विराजमान थी वह अपनी दीदी को लेकर ही थी। उसे ऐसा ज्ञात होता था जैसे इंदुलेखा अपनी सारी करुणा, स्नेह और माधुर्य लेकर उस प्राचीन देश के अतीत जीवन के बाद फिर उसकी दीदी बनकर लौट आई है। इसलिए इंदुलेखा के बातचीत करने का ढंग तथा उसके हर कदम में मानो दीदी का ही प्रकाश होता है। जब उसके सामने वह दृश्य आया कि जिसमें इंदुलेखा ने घने जंगल के अंदर अपने नन्हे भाई को स्नेह से घेर कर रखा था, उसे खिलाने के लिए फल ढूंढते हुए भीड़ जंगल में खो गई, तो उसके मन में माकाल फल वाली घटना बार बार उदित हुई। दोपहर के समय ओपू जाकर अजय को खाने के लिए बुला लाया। दोनों के सामने खाना परोसकर सर्वजया अजय का परिचय पूछने लगी। मालूम हुआ कि वह ब्राह्मण का लड़का है, उसका कोई नहीं। मौसी ने उसे पाला पोसा, वह भी मर गई। 1 साल से वह नौटंकी के दल में काम कर रहा है। उस लड़के पर सर्वजया की ममता उमड़ पड़ी और उसने बार बार और लो यह खाओ कहकर खिलाया। खाने की चीज़ें बहुत थोड़ी थी, फिर भी लड़के ने बड़ी खुशी से खाना खाया। उसके बाद दुर्गा ने माँ से चुपचाप कहा, माँ उसे कल वाला गाना गाने को कहो ना, वही गाना कहाँ छोड़ गए। अजय ने गला खोलकर गाना गाया। ओपू मुग्ध हो गया और सर्वजया की आंखें नम हो गई। हाय रे, ऐसे लड़के की माँ नहीं है। सर्वजया बोली, शाम को चावल की लाई बनाऊंगी, उस समय आकर जरूर लाई खा जाना, शर्म ना करना, जब खुशी हो आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। ओपू उसे साथ लेकर नदी किनारे घूमने गया। वहाँ अजय ने कहा, भाई तुम्हारा गला बड़ा मीठा है, एक गाना सुना दो। अपू के मन में बड़ी इच्छा हुई कि वह इसके सामने गाकर यश लूटे, पर साथ संकोच भी लग रहा था। यह नौटंकी में काम करता है, इसके सामने कैसे गाना गाया जाए। नदी के किनारे बड़े सेमर के पेड़ के नीचे पगडंडियों से दूर दोनों बांस की झाड़ी की आड़ में बैठ गए। अपू ने बड़ी चेष्टा के बाद लज्जा छोड़कर गाना गाया। यह गाना दाशुराय की पांचाली का था। अपू ने इसे अपने पिता से सुनकर लिख लिया था। सुनकर अजय अवाक हो गया। भाई तुम्हारा गला इतना अच्छा है, गाते क्यों नहीं, और एक गाना सुनाओ। अपू ने प्रोत्साहन पाकर और एक गाना शुरू किया। यह गाना उसकी दीदी कहीं से सीख आई थी। इसका स्वर अच्छा लगा था, इसलिए इसने इसे सीख लिया। घर पर जब कोई नहीं होता तो कई बार दोनों मिलकर इस गाने को गाया करते। गाना समाप्त होने पर अजय ने तो उसकी तारीफ के पुल बांध दिए। बोला, ऐसा गला हो तो किसी भी दल में तुम्हारी खुशामद करके 15 रुपया तनख्वाह देंगे। हाँ, इस पर और सीखो तो सोने पे सुहागा हो जाए। घर पर जब कोई नहीं होता तो दीदी के सामने गाना गाकर अपू ने कई बार उससे पूछा था, अच्छा दीदी बता तो मेरा गला कैसा है। दीदी उसकी बराबर हिम्मत बंधाती रहती, पर दीदी द्वारा की हुई प्रशंसा चाहे जितनी आशाप्रद हो, आज नौटंकी के दल के कई तमगे जीते हुए उस्ताद ने जो तारीफ कर दी वह तो कुछ और ही थी। अपू प्रशंसा सुनकर फूला नहीं संभाया। बोला, मुझे अपना वह गाना सिखा दो ना। इसके बाद दोनों उस गाने को गाने लगे। बड़ी देर हो गई। नदी पर छप छप करती हुई नाव चल रही थी। नदी के किनारे पानी के पास कोई कुछ खोज रहा था। अजय ने पूछा, यह क्या खोज रहा है। अपू बोला, यह मेंढक का बच्चा खोज रहा है, बंसी में लगाकर मछली पकड़ेगा। कहकर वह फिर बोला, अच्छा भाई तुम हमारे यहाँ रहकर क्यों ना आ जाओ, अब कहीं ना जाओ, यहीं रह जाओ। ऐसी आंखें और इतना मीठा गला, जिस पर वह अपू की आंखों में राजकुमार अजय भी है। किस जंगल में फिरते फिरते असहाय हतभाग्य सुंदर राजकुमार से उसकी एकाएक भेंट हो गई, दोस्ती भी हो गई और आजन्म के मित्र भी हो गए। अब उसे कैसे छोड़ा जाए। अजय ने भी अपने मन की बहुत सी बातें कही। ऐसा साथी उसे और कहीं नहीं मिला था। उसने बताया कि उसने लगभग 40 रुपये जमा किए हैं, कुछ और बड़ा होने पर वह इस दल को छोड़ देगा। अधिकारी मारता बहुत है। वह आशुतोष पाल के दल में जाएगा, वहाँ बहुत मौज है। रोज रात को लूची खाने को मिलती है, ना खाने पर 3 आना खुराक का खर्चा भी मिलता है। इस दल को छोड़ने के बाद वह फिर अपू के घर आएगा और कुछ दिनों तक रहेगा। शाम के कुछ पहले अजय ने कहा, चलो भाई अब फौरन ही खेल शुरू होगा, जल्दी लौटना चाहिए। जो परशुराम का दर्प संहार खेल हुआ तो मैं नियति बनूंगा, उसमें एक बहुत बढ़िया सा गाना है। और भी 3 दिन नौटंकी होती रही। गांव वाले दिन रात जब देखो तब इसी की बात करते। रास्ते में, पनघट पर, मैदान में गांव के मल्ला नाव चलाते चलाते, चरवाहे गाय चराते चराते नए गाने गुनगुनाते रहते। गांव की स्त्रियां नौटंकी दल में काम करने वाले लड़कों को घर पर बुलाकर उन गानों को सुनती थीं जो उन्हें पसंद थे। अपू ने और भी 3-4 गाने सीख डाले। वह एक दिन नौटंकी वाले जहाँ रहते थे वहाँ अजय के साथ गया। वहाँ दल के लोगों ने उसे एक गाना गाने के लिए कहा। उन लोगों ने अजय से सुन रखा था कि वह बहुत अच्छा गाता है।
बड़ी खुशामद के बाद अपू ने अपनी विद्या प्रकट करने के लिए एक गाना गाया। सब लोग उसे अधिकारी के पास ले गए। वहाँ भी उसे गाना सुनाना पड़ा। अधिकारी एक काला कलूटा तोंदियल आदमी था। दलपति होने के अतिरिक्त वह सबके साथ मिलकर तान दिया करता था। उसने अपू का गाना सुनकर कहा, मुन्ना आओ ना, तुम हमारे दल में आ जाओ। अपू का हृदय आनंद और गर्व से बांसों उछल पड़ा। और भी लोगों ने उसे कहा कि तुम फौरन हमारे दल में आ जाओ। अपू की तो इच्छा यह थी कि फौरन ऐसा करे। उसे इसी बात का आश्चर्य था कि इतने दिनों से वह इस छोटी सी बात को नहीं जानता कि नौटंकी में काम करना ही मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य है। उसने गुप्त रूप से अजय से पूछा, अच्छा भाई, अगर मैं दल में जाऊं तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? अजय बोला, अभी सखी वखी या बालक का पाठ मिलेगा, इसके बाद अच्छी तरह सीखने पर अपू सखी बनना नहीं चाहता था। वह सिर पर जरीदार ताज रखकर सेनापति बनकर तलवार बांधना और युद्ध करना चाहता था। जब वह बड़ा होगा तो वह नौटंकी के दल में जाएगा, यही तो उसके जीवन का लक्ष्य है। अजय ने चुपके से कसौटी के रंग के एक लड़के को दिखाते हुए कहा, इसका नाम विष्णु तेली है। मुझसे इसकी बिल्कुल नहीं बनती। मैं अपने पैसे से खरीदी हुई दिया सिलाई तकिए के नीचे रखकर सोता हूँ। यह चुरुट पीने के लिए वहाँ से दिया सिलाई तराट कर देता है, फिर देने का नाम नहीं लेता। मैं उससे कहता हूँ, भाई रात को डर लगता है, दिया सिलाई दो, अंधेरे में दिल धुकुर पुकुर होता है। इसलिए मैंने उस दिन दिया सिलाई मांगी तो इस दुष्ट ने मुझे एक तमाचा मारा। यह अच्छा नचैया है, इसलिए अधिकारी इसे बहुत मानता है, कुछ कह भी नहीं सकता। कोई 5 दिन बाद नौटंकी का काम खत्म होने पर दल रवाना हो गया। अजय घर के लड़के की तरह जब तब अपू के घर इस प्रकार आता जाता था मानो वह अपू का भाई हो। वह अपू की ही उम्र का था और साथ ही अनाथ था। यह जानकर सर्वजया ने इन दिनों उसके साथ अपू की तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। दुर्गा भी उसे अपने भाई की तरह मानती थी। उसने गाने सीखे, उसे कहानियां भी सुनाई, उसे फूफी की बात बताई। तीनों मिलकर आंगन में बड़ा सा घर खींचकर गंगा जमुना भी खेले। जब वह खाने आता तो उसे सब लोग और लोग कहकर खिलाते थे। वह नौटंकी के दल में रहता था। उसे ना तो कोई देखने वाला था, ना खाने पीने की देखभाल करने वाला। शायद जब से वह पैदा हुआ तब से उसे घरेलू स्नेह का स्पर्श नहीं मिला, इसलिए अप्रत्याशित रूप से स्नेह का स्वाद पाकर वह लोभी की तरह उससे अलग नहीं होना चाहता था। वह जाते समय एकाएक अपनी कष्ट संचित रकम की थैली में से 5 रुपये निकालकर सर्वजया के हाथ में देने लगा। साथ ही जरा लजाकर बोला, दीदी की शादी में इन 5 रुपयों से एक अच्छी सी साड़ी। सर्वजया बोली, नहीं बेटा नहीं, तुमने कह दिया, हमें मिल गए। तुम्हें इस समय रुपयों की बहुत ज़रूरत है, ब्याह शादी करके घर बसाना। फिर भी वह नहीं मान रहा था। बहुत समझाने पर ही उसे मनाया जा सका। इसके बाद सभी घर से कुछ दूर तक उसके साथ गए। जाते समय वह बार बार कह गया, दीदी की शादी के समय मुझे पत्र जरूर दिया जाए। शरीफे के पेड़ के नीचे की छाया में उसकी सुकुमार बाल मूर्ति भाट सेवड़ा झाड़ी की आड़ में अदृश्य हो गई। उस समय सर्वजया को ऐसा मालूम हुआ कि वह निरा बच्चा ही है और इस उम्र में उसे अपना पेट पालना पड़ता है। कहीं अपू को भी ऐसा करना पड़े तो अरे बाप रे, सोचते भी नहीं बनता। जब पहले पहल हरिहर काशी से आया था तब सभी कहा करते थे कि उसका भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि इस इलाके में इतनी अधिक विद्या किसी ने नहीं सीखी। सब उसकी विद्या की प्रशंसा करते। सब यह कहा करते थे कि वह अब कुछ करने ही वाला है। सर्वजया भी सोचती थी कि जल्दी ही ये लोग उसके पति को बुलाकर एक अच्छी सी नौकरी दे देंगे। कौन लोग नौकरी देते हैं इसके संबंध में उसे धारणा नहीं थी। महीने के बाद महीने, साल के बाद साल निकलते चले गए, परंतु आधी रात के समय जरी की वर्दी पहने हुए कोई घुड़सवार उसे राजपुरोहित बनाने का परवाना लेकर नहीं आया, और ना ही अलिफ लैला का कोई दैत्य उनकी टूटी मड़ैया की जगह मनी माणिक्य सहित हवेली भी नहीं बनाकर छोड़ गया, बल्कि जो घर था उसके दरवाजे के कीड़े खाए हुए पल्ले दिन ब दिन पुराने हो चले। शहतीरें और भी झुकने लगी। पहले जो थोड़ा बहुत था उसे भी कायम रखना दुश्वार हो रहा था। फिर भी उसने आशा बिल्कुल नहीं छोड़ी। हरिहर जब भी प्रवास से लौटता तो हर बार वह कोई ऐसी आशा भरी बात कह देता मानो सब कुछ ठीक है, थोड़ी सी देर भर है, फिर तो आनंद ही आनंद। पर ऐसा हुआ कहाँ। हरिहर घर से लगभग 2-3 महीने से बाहर गया हुआ था। बहुत दिनों से उसने रुपए पैसे नहीं भेजे थे। दुर्गा कुछ ज़्यादा बीमार है। 2-4 दिन अच्छी भली रहती है, फिर बीमार पड़ती है, फिर 2-3 दिन कुछ अच्छी रहती है, फिर बीमार पड़ जाती है। सर्वजया लड़की की शादी के लिए अपने पति से अक्सर तकाजे किया करती थी।
उसने अपने पति से नीरेन के पिता राजेश्वर बाबू को 2-3 पत्र भी लिखाए थे। अभी उसने उधर की आशा नहीं छोड़ी। हरिहर कहता था, क्या तुम सनक गई हो? बड़े लोगों का ऐसा ही होता है। राजेश्वर चाचा अब हमें क्यों पूछने लगे? फिर भी सर्वजया पीछे पड़ी रहती थी। कहती थी, लिख कर देख तो लो, एक पत्र और लिखो। नीरेन तो लड़की को पसंद कर ही गया है। 1-2 महीने निकल जाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। फिर वह पति को पत्र लिखने का तकाजा करना शुरू कर देती है। अब की बार जब हरिहर प्रवास में जा रहा था तब वह कहता गया कि इस बार वह यहाँ से चलकर कहीं और बसने का पक्का बंदोबस्त करके ही आएगा। मोहल्ले के एक किनारे लिपे पुते फूस के 2-3 कमरे, गौशाला में मोटी ताजी दूध वाली गायें बंधी हुई है, चारे से गोदाम भरा हुआ है, खलिहान में धान भरा है, मैदान के किनारे मटर की फली के खेत की ताजी हरी महक हवा से आंगन में फैलती जाती है। चिड़िया चहचहाती हैं। नीलकंठ, बया, श्यामा, अपू सवेरे उठकर मिट्टी के सकोरे में ताज़ा झागदार गर्म दूध के साथ लाई खाकर पढ़ने के लिए बैठ जाता है। दुर्गा मलेरिया से बीमार नहीं है, सभी जानते मानते हैं। आकर पालगी करते हैं, गरीब जानकर अवज्ञा नहीं करते। यही स्वप्न है। इसी को सर्वजया दिन रात देखा करती है। उसे ऐसा मालूम होता है कि इतने दिनों के बाद कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। मन के अंदर से जैसे इसी बात की आवाज़ आती रहती है। इतने दिनों तक क्यों यह बात नहीं हुई? क्यों इतने दिनों के बाद यह होने जा रही है? बचपन के दिनों में जामुन और सहजन के नीचे घूमते समय संध्या की अल्पना बनाने के मंत्र के साथ वह साध उसके मन में बराबर रही थी कि लक्ष्मी के आलता लगे हुए पैरों के चिन्ह से अंकित आंगन में वह ससुराल में गृहस्थी जमाएगी। उसने इसी तरह की टूटी मड़ैया और बांस की झाड़ियाँ कब चाही थी? दुर्गा कहीं से एक छोटी सी मान कोचू लाकर रसोई घर में दरना देकर बैठी थी। माँ ने कहा, दुर्गा तू कहती क्या है? आज तू भात कैसे खा सकती है? कल सांझ को भी बुखार से धौंक रही थी। दुर्गा ने कहा, यह बुखार थोड़ी है, बस कुछ जाड़ा लग गया था। तुम तो यह मान कोचू उबालकर जरा भात में। माँ बोली, जब से बीमार रहने लगी है तब से तू बहुत चटोरी हो गई है। जो तू आज और कल 2 दिन ठीक रहेगी तो परसों भात खाने को मिलेगा। जब बहुत निहोरा करने के बाद भी माँ राजी नहीं हुई तो दुर्गा ने मान कोचू उठाकर रख दिया। वह कुछ देर चुपचाप बैठी रही। अपने से कहने लगी, आज मैं बहुत अच्छी हूँ, बुखार नहीं आने का। उस जून 2 रोटियाँ और आलू भाजा खाऊंगी। थोड़ी देर में उसे जमाई आने लगी। वह जानती थी कि यह बुखार आने का पूर्व लक्षण है, पर वह मन को समझाती है, आने दो जमाई, ऐसी भी तो जमाई आती है, बुखार अब नहीं आने का। धीरे धीरे जाड़ा बढ़ने लगता है। चलकर धूप में बैठने की इच्छा होती है, पर धूप में ना जाकर वह अपने मन को समझाती है कि जाड़ा लगना एक मामूली बात है, बुखार आने के साथ भला इसका क्या गठबंधन। पर कोई तसल्ली काम नहीं आती। धूप अभी ढल नहीं पाती और बुखार आ जाता है। वह छिपकर धूप में जाकर बैठती है कि कहीं माँ को मालूम ना हो जाए। उसका मन हाहाकार भर उठता है। सोचती है बुखार की बात, सोचते सोचते ऐसा हुआ, असल में उसे बुखार नहीं। लाल धूप से वार लगी हुई टूटी दीवार पर पड़ती है। शाम की छाया घनी होती है। दुर्गा सोचती है कि यदि वह मन को बुखार से हटा ले तो बुखार चला जाएगा। अपू से कहती है, जरा मेरे पास तो बैठ, चल हम लोग कहानियाँ कहें। उस साल तेज वर्षा की रात में वह और अपू सलाह करके रात के अंतिम हिस्से में सजली मालकिन के बाग में ताड़ खोजने गए थे कि एकाएक दुर्गा के पैर में एक कांटा चुभ गया। दर्द से उसने पीछे हटते हुए बायां पैर जहां रखा वहां फिर एक और कांटा घुस गया। सवेरे देखा कि रात को कहीं कोई ताड़ ना चुरा ले, इसलिए सत्तू ने ताड़ के नीचे की ओर जाने वाले रास्ते पर कतार के कतार बेल के कांटे लगा रखे थे। और एक दिन भी बड़ी अजीब बात हुई थी। कहीं से पूर्व बंगाल का एक बूढ़ा मुसलमान रंगीन कांच लगे हुए टीन का एक बड़ा सा बक्सा लेकर खेल दिखाने आ गया। वह उस मोहल्ले के जीवन चौधरी के आंगन में खेल दिखा रहा था। दुर्गा पास ही खड़ी थी। उसके पास पैसा नहीं था। सब लोग एक एक पैसा देकर उस बक्से के शीशे में झांककर पता नहीं जाने क्या क्या देख रहे थे। बूढ़ा मुसलमान बक्सा बजाकर गाते हुए कह रहा था, ताज बीबी का रोजा देखो, हाथी शेर की लड़ाई देखो। जो लड़का देखकर अलग हो जाता उससे दुर्गा बड़े आग्रह के साथ पूछती, क्या दिखा रहा है? क्या सचमुच की चीज़ें हैं? ओह, वे बेचारे कह ही नहीं पाते थे कि उन्होंने क्या क्या अजीब चीज़ें देखी। बड़ी अद्भुत चीज़ें थी। एक एक करके सब बच्चे देख चुके। दुर्गा चली जा रही थी, पर बूढ़े मुसलमान ने कहा, मुन्नी देखोगी नहीं? दुर्गा ने कंधा हिलाकर कहा, नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आओ बेटी देखो, पैसा नहीं लगेगा, उस आदमी ने कहा। दुर्गा को बहुत लज्जा मालूम हुई। मुँह से बोली नहीं, पर आग्रह तथा कौतूहल के मारे बेताब हो रही थी।
उस आदमी ने कहा। आओ आओ, कोई बुराई नहीं है, देख जाओ। दुर्गा खुश होकर बक्से के पास खड़ी हो तो गई, पर वह साहस करके मुंह शीशे के पास नहीं ले जा सकी। उस आदमी ने कहा, मुन्नी नल के अंदर तो देखो। दुर्गा ने सिर के उड़ते हुए बालों के गुच्छों को कान के बगल से हटाकर देखने लगी। बाद को 10 मिनट तक पता नहीं क्या होता रहा, उसका तो वह वर्णन नहीं कर सकती। तस्वीर के अंदर सचमुच के आदमी कैसे दिखाई पड़ते हैं, कितने साहब मेमे, घर द्वार, लड़ाई भिड़ाई उसने देखी, यह नहीं बता सकती। ना जाने कितनी अनहोनी बातें थीं। उसके मन में अपू को यह खेल दिखाने की बड़ी इच्छा हुई। दुर्गा ने कितनी ही बार खोजा, पर वह खेल फिर कभी नहीं आया। कहानी अच्छी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि बुखार की धमक से दुर्गा से अब बैठा नहीं जाता था। वह उठकर कमरे के अंदर गई और कथरी ओढ़कर लेट गई। आजकल पिताजी घर पर नहीं है, इसलिए अपू का पता मुश्किल से मिलता है। किताबों के बस्ते में दीमक लगने को आई। सवेरे सवेरे वह कौड़ियों की एक न्योली लेकर निकल पड़ता है, फिर तो दोपहर के समय खाने के लिए ही आता है। माँ नाराज होती है, डांटती है, जाने का कहाँ का लड़का है, पढ़ना लिखना तो एकदम छूट गया। आपके घर लौटे तो सारी बात बता दूंगी, फिर तुम देखना। ओपू डरते डरते बस्ता लेकर बैठता है, पुस्तकों को खूब इधर उधर फैलाता है। माँ से कहता है, माँ जरा कत्था दो, मैं दवात की स्याही में डालूंगा। इसके बाद वह उठकर सुलेख लिखता है और उसे सुखाने के लिए धूप में रख देता है। जब वह सूख जाता है तो कत्था पड़ी हुई स्याही चमकती है। अपू बड़ी खुशी से ताकता रहता है। वह मन ही मन तय करता है कि कल थोड़ा और कत्था डालूंगा, कितना सुंदर चमकता है। फिर वह पानदान से मास्क से छिपाकर कत्थे का एक बड़ा सा टुकड़ा दवात में डाल देता है। बाद में उसी स्याही से सुलेख लिखकर उसकी तरफ देखता रहता है कि अब चमका, अब चमका। फिर सोचता है कि कत्थे की मात्रा और बढ़ा दूंगा। एक दिन माँ ने उसकी चोरी पकड़ ली। माँ बोली, लिखने पढ़ने का नाम पर तो सिफर है और रोज रोज कत्थे को डली लेकर खराब करता है, रख दे डली। रंगे हाथों पकड़े जाने पर झेपते हुए अपू ने कहा, कहीं कत्थे के बिना भी स्याही बनती है? मैं कत्था ऐसे ही थोड़े ही लेता हूँ। नहीं, कत्थे बिना कहाँ स्याही बनती है। दुनिया भर के लड़के तो पढ़ने लिखने लगते हैं, उन्हीं के लिए तो दुकानों के मनो कत्था जमा है ना। चल यहाँ से। अपू बैठे बैठे एक कॉपी पर नाटक लिखता है। उसने लिख लिख कर लगभग एक कॉपी भर डाली है। कहानी इस प्रकार है कि मंत्री के विश्वासघात के कारण राजा राज्य छोड़कर जंगल में जाते हैं। राजकुमार नीलांबर और राजकुमारी अम्बा जंगल के अंदर डाकुओं के हाथ पड़ते हैं। इस पर घमासान युद्ध होता है। बाद में राजकुमारी की लाश नदी किनारे मिलती है। नाटक में सत्तू नाम से एक जटिल चरित्र की सृष्टि होती है, जो थोड़ी देर बाद ही बिना किसी प्रकार का भयंकर अपराध किए ही प्राणदंड से दंडित होता है। नाटक के अंत में राजकुमारी अम्बा नारद के वर से फिर से जिंदा हो जाती है और विश्वास पात्र सेनापति जीवन केतु से उसकी शादी हो जाती है। बस्ते में और एक पुस्तक है जिसका नाम है चरित्रमाला। इस पर लिखा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पुरानी पुस्तक है। हरिहर को अपने लड़के के लिए पुस्तकें एकत्रित करने का मर्ज है, वहीं से यह पुस्तक ले आया था। अपू बीच बीच में इसे पढ़ता है। पुस्तक में जिन लोगों की बात लिखी है, अपू उनकी तरह होना चाहता है। किसान का लड़का रस को जब आलू बेचने के लिए बाजार में भेजा जाता है तो वह मेड़ पर बैठकर बीजगणित का अध्ययन करता था। कागज नहीं था, इसलिए वह चाकू की भूतरी नोक से चमड़े पर हिसाब लगाया करता है। चरवाहा ड्यूवाल अपनी भेड़ों को इधर उधर भटकने देता था और पेड़ के नीचे बैठकर भूगोल पढ़ता था। अपू भी इन लोगों की तरह बनना चाहता है, पर यह बीजगणित क्या भला है। रस्को की तरह वह बीजगणित पढ़ना चाहता है। उसे ना तो सुलेख लिखना पसंद है, ना पहाड़ा घुटना, ना शुभंकरी से हिसाब लगाना। वह उसी तरह पेड़ के नीचे बैठकर सन्नाटे में, जंगल की छाया में या मेड़ पर बैठकर भूगोल पढ़ना चाहता है। वह बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ेगा और पंडित बनेगा, पर वह इन चीज़ों को कहाँ से पाएगा? भूगोल या बीजगणित कहाँ मिल सकते हैं? और यह लैटिन का व्याकरण, यहाँ तो बस कोड़ियों का हिसाब लगाते जाओ, पहाड़े और पहाड़े घोटो। माँ नाराज होती है, पर वह क्या करे? वह जो कुछ पढ़ना चाहता है वह तो यहाँ है ही नहीं। कई दिनों से खूब पानी पड़ रहा है। आनंद राय की चौपाल में संध्या समय अड्डा जमता था। नील की कोठी की कहानी से शुरू करके जगन्नाथपुरी के किस मंदिर के कंगूरे पर 5 मन वजन का चुंबक लगा है, जिसके खिंचाव के कारण पास के समुद्र में चलने वाले जहाज अक्सर पथभ्रष्ट होकर किनारे की चट्टान से टकरा के चूर चूर हो जाते हैं, इत्यादि विचित्र कहानियां अलिफ लैला की कहानियों के मानो होड़ लगाकर कही जाती थी। सुनने वालों में कोई और उठना नहीं चाहता था। भला ऐसी अद्भुत कहानियों को छोड़कर कौन घर जाए? उस दिन भूगोल से बहते बहते कहानियों की धारा
जल्दी ही ज्योतिष में पहुंच गई। दीनू चौधरी ने कहा, भृगु संहिता की तरह नायाब पुस्तक कहीं नहीं, बस जन्म की राशि भर बता दो, पिता का नाम, किस कुल में तुम्हारा जन्म है, तुम्हारा भूत भविष्य सब बता दिया जाएगा। मिलाकर देखो तो ग्रह और राशि चक्र सब उसमें दिया हुआ है, यहाँ तक कि तुम पिछले जन्म में क्या थे वह भी जान लो। सब लोग बड़े चाव से सुन रहे थे कि इतने में राममय ने एकाएक बाहर की तरफ देखते हुए कहा, नहीं अब चला जाए, वरना इसके बाद तो जाना संभव ना हो। देख नहीं रहे हो देव कुपित है, कहीं कोई आंधी वांधी ना आए तो गनीमत है, लक्षण बड़े खराब है, चलो भाई चलो। पानी बराबर पड़ रहा था, सभी कुछ मध्यम पड़ जाता था तो फिर तेज हो जाता था। पानी की उल्टी सीधी धाराओं में चारों तरफ धुआं ही धुआं मालूम होता था। हरिहर ने सिर्फ 5 रुपए भेजे थे, ना उसके बाद कोई चिट्ठी आई ना रुपए। उसके बाद भी बहुत दिन निकल गए। रोज सवेरे उठकर सर्वजया सोचती कि आज जरूर पैसे आएंगे। लड़के से कहती, तू मारा मारा फिरता रहता है इसलिए देख नहीं पाता, जरा लेटर बक्से के पास बैठे रहना, वहाँ डाकिया चिट्ठी निकालने आएगा तो उससे पूछना। अपू बोला, वाह रे, मैं कोई बेखबर थोड़े ही रहता हूँ, कल भी तो पूटी के घर पर चिट्ठी आई और हम लोगों का अखबार आया, जरा पूटी से पूछ तो लेना, जो डाकिया नहीं आया तो कल अखबार कैसे आया? मैं डाकिया की ठो में नहीं रहता, फिर मुझे यह सब कैसे पता लगता है? वर्षा जोरों से शुरू हो गई। अपू माँ की बात मानकर आनंद राय के चौपाल में डाकिये की बाट देखता रहता है। साधु कर्मकार के मकान के छप्पर से कबूतरों के झुंड भीगते भीगते पर फड़फड़ाते हुए रायबाड़ी की पछां वाले कमरे के कार्निस पर बैठते हैं। अपू उन्हें घूर घूर कर देखता है। उसे बादलों की गड़गड़ाहट से बहुत डर लगता है। बिजली चमकने पर वह मन ही मन सोचता है कि बिजली चमक रही है, अभी बादल गरजेगा। माँ और दीदी घंटों भीगकर अरुई से ढेर सारे पत्ते सहन में इकट्ठे करने लगते हैं। अपू ने कहा, माँ कहाँ से लाई हो? बहुत हैं। दुर्गा ने हंसकर कहा, तू तो खूब मौज उड़ाता है, यहाँ हम लोग तो जामुन के नीचे वाले पोखर में घुटने घुटने भर पानी में, और तू मटर गश्ती में। सवेरे पनघट पर नाइयों की बहू से भेंट हो गई। सर्वजया ने कपड़े के अंदर से फूल की तश्तरी निकालते हुए कहा, यह देखो वह चीज़ है, बहुत अच्छी है, बिल्कुल असली कांसा है, यह हमारी शादी की चीज़ है, आजकल यह चीज़ नहीं मिलती। बहुत मोल भाव के बाद नाइयों की बहू ने आंचल से खोलकर एक अठन्नी दे दी और फिर तश्तरी को आंचल में छिपा लिया। सर्वजया ने बार बार कहा, बहू किसी से कहना नहीं। 2-1 दिन में तेज वर्षा शुरू हुई। पुरवैया हाहाकार करती हुई चलने लगी। जहाँ भी छोटे बड़े गड्ढे थे लबालब भर गए। कच्ची सड़क पर घुटने तक पानी था। बांस की झाड़ी में दिन रात आंधी साए साए करती रहती। जहाँ तहाँ बांस मिट्टी में लौट रहे हैं। आसमान में बादलों के बीच कहीं कोई दरार नहीं थी। बीच बीच में कुछ समय के लिए अंधेरा गहरा होता जाता था। काले काले बादल मनमाने ढंग से उड़ते हुए पूर्व से पश्चिम जा रहे थे, जैसे दूर आकाश में देवताओं और असुरों में महासंग्राम छिड़ा हुआ हो और किसी कुशल सेनापति के परिचालन में दैत्यों की विराट सेना आ रही हो। भयंकर तूफान था। रात दिन साए साए गड़गड़ाहट, नदी का पानी बढ़ गया था। कितने ही घर द्वार जंगल जगह जगह बैठ रहे थे। नाले तो पानी के मारे आपस में मिलकर एकाकार हो रहे थे। अपू सहन में आकर जल्दी जल्दी भीगा हुआ सिर पहुँचते पहुँचते बोला, दीदी दीदी, हमारे बांसों की झाड़ी में पानी भर गया, देखने चलोगी? दुर्गा कतरी ओढ़े पड़ी थी, बिना उठे ही बोली, कितना पानी है रे? अपू बोला, तेरा बुखार उतर जाए तो कल दिखाना, इमली के नीचे वाली पगडंडी पर घुटना भर पानी है। बाद में उसने पूछा, माँ कहाँ है? घर में एक दाना नहीं था, बस थोड़े से बासी भुने हुए चावल भर थे। अपू इस पर रो पड़ा, बोला, इससे काम नहीं चलने का, क्या मुझे भूख नहीं लगती? मैं थोड़ा भात खाऊंगा। माँ ने कहा, मेरा राजा बेटा, ऐसे नहीं करते, मैं भुने हुए चावल में तेल नमक डाल दूंगी, इस वक्त मैं कैसे पका सकती हूँ? देख नहीं रहे हो किस तरह सारी चीज़ें गीली हो रही है, चूल्हे में भी तो पानी भरा पड़ा है। बाद में सर्वजया ने कपड़े के अंदर से कुछ निकालकर हंसते हुए कहा, यह देख, एक कोई मछली है, बांस की झाड़ी के नीचे कानों के बल चल रही थी, बाढ़ के पानी से शायद नदी से आ गई। दुर्गा अवाक होकर कतरी फेंक कर उठ बैठी, बोली, माँ देखो तो जरा मछली। अच्छा माँ, मछली कान से रेंग कर चलती है? अब उस सारी बात सुनकर मछली ढूंढने के लिए पानी में ही दौड़ने लगा। बड़ी मुसीबत से माँ ने उसे रोका। दुर्गा बोली, बुखार जरा उतर जाए तो अपू चल, कल सवेरे तू और मैं बांस की झाड़ी में मछली ढूंढ कर लाएंगे। बाद में वह अवाक होकर सोचने लगी, बांस की झाड़ी में मछली कैसे आई? माँ ने अच्छी तरह थोड़ी ढूंढा होगा, जरूर वहाँ और भी फिर मछलियाँ होंगी। चारों तरफ के जंगल और बागों को अपने आंचल से ढककर संध्या उतरी।
बादल और त्रयोदशी के अंधेरे में सारी सृष्टि डूबी हुई थी। दुर्गा जिस बिस्तरे पर लेटी थी उसी पर एक तरफ अपूर और माँ भी बैठे थे। सर्वजया सोच रही थी कि आज कहीं नीरेन बेटा का पत्र आ जाता तो बहुत अच्छा रहता, पर पता नहीं ऐसा हो भी सकता है या नहीं। नीरेन तो पसंद ही कर गया है, अब पता नहीं तकदीर में क्या है। नहीं, ऐसी बात हमारी तकदीर में कहाँ लिखी है। जो तकदीर ऐसी ही होती तो चिंता काहे की थी। उधर भाई और बहन में बड़े जोर की बहस छिड़ी हुई थी। अपू हटकर माँ के पास बैठा। ठंडी हवा के कारण उसे बहुत जाड़ा लग रहा था। हंसकर बोला, माँ माँ वह तुकबंदी तो सुनाओ। सर्वजया ने जो अपने लड़के को इस तरह सरल उल्लास की हंसी हंसते देखा तो उसके हृदय में ठेस सी उठी। मन ही मन सोचने लगी, मेरे ना तो 7 लड़के हैं ना 5, बस ले देकर कुल एक यही है, पर उसकी एक भी साथ मैं पूरी नहीं कर पाती। मेरी तकदीर इतनी खराब है, ना घी उसे दे पाती हूँ, ना लूची ना संदेश। थोड़ा सा भात मिलता है सो भी बिना किसी व्यंजन के। फिर सोचने लगी, यह है टूटी मड़ैया, एक चीज़ है तो दूसरी नदारत। अपू एक बार खड़ा बड़ा हो जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इसका मंगल करे। इसके बाद वह बैठे बैठे किस्से कहानी कहने लगी। जब वह पहले निश्चिंतपुर में गृहस्थी जमाने आई थी, उस साल इसी तरह लगातार वर्षा के कारण नदी का पानी इतना बढ़ गया था कि पनघट के रास्ते में जो मुखर्जी बाग है उसमें बड़ी बड़ी नावें चलती थी। अपू बोला, माँ कितनी बड़ी नाव थी? बहुत बड़ी, पछा से आने वाली चूने की नाव देखी है ना, उस तरह सजी मिट्टी की नाव जो बीच बीच में आती है उनकी तरह थी। दुर्गा ने एकाएक पूछा, माँ तुम 4 गुच्छों की बेनी बनाना जानती हो? बहुत रात बीतने पर सर्वजया की नींद टूट गई। अपू पुकार रहा था, माँ माँ ओ माँ उठो, मुझ पर पानी टपक रहा है। सर्वजया ने उठकर जल्दी से बत्ती जलाई। बाहर पानी पड़ने की भयंकर आवाज़ हो रही थी। फूटी छत के कमरे में हर जगह पानी टपक रहा था। उसने बिस्तरा हटाकर बिछा दिया। दुर्गा बुखार के मारे बेसुध पड़ी थी। माँ ने उसे टटोल कर देखा तो उसकी कतरी भी बुरी तरह भीग गई। वह पुकार कर बोली, दुर्गा, ओ दुर्गा सुन रही है? जरा उठ तो बेटा, बिस्तरा हटा दूं। ओ दुर्गा जल्दी कर, एकदम भीग गई। लड़का और लड़की दोनों सो रहे, फिर भी सर्वजया को नींद नहीं आई। अंधेरी रात और तिस पर इतनी भयंकर वर्षा। उसका मन शंकित हो रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कोई बात होने वाली है। भीतर ही भीतर बड़ी अद्भुत भावना हो रही थी। सोच रही थी कि आखिर उस आदमी का क्या हुआ। रुपए ना आए ना सही, पर चिट्ठी तो आए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? माता सिद्धेश्वरी 5:15 आने का भोग लगाऊंगी, अच्छी खबर मंगा दो। अगले दिन सवेरे पानी कुछ थम गया। सर्वजया ने घर से निकलकर देखा कि बांस की झाड़ी के अंदर का गढ़ा पानी फिर से भर गया। पनघट के रास्ते पर निवारण की माँ भीगते भीगते कहीं जा रही थी। सर्वजया ने उसे पुकार कर कहा, निवारण की माँ सुनो। फिर कुछ ले जाकर बोली, मैंने एक बार कहा था ना कि अपने लड़के के लिए वृंदावनी चादर लूंगी, सो लेगी। निवारण की माँ बोली, तुम्हारे पास है? जरा पानी रुकने तो, अभी मैं अपने लड़के को साथ में ले आऊंगी। मालकिन चादर नहीं है या पुरानी? सर्वजया बोली, तू अभी जाकर देख ना जा। रखे रखे पुरानी हो गई है, पर किसी ने कभी ओढ़ी नहीं, धुली रखी है। कहकर कुछ रुकते हुए बोली, आजकल तू धान नहीं कूट रही? निवारण की माँ बोली, ऐसे आंधी पानी में मालकिन धान सूखता कब है, खाने के लिए थोड़े से चावल रख लिए हैं। सर्वजया बोली, एक काम जरा कर दे, मुझे आधा काट चावल दे जा। फिर जरा पास आकर मिन्नत के स्वर में बोली, पानी के मारे बाजार से चावल नहीं मंगा पा रही, रुपया लेकर घूम रही हूँ, पर कोई राजी हो जाए, बड़ी मुश्किल में हूँ। निवारण की माँ राजी हो गई, बोली, मैं ले तो आऊँगी, पर मालकिन आप उस घटिया धान का भात खा सकेंगे, बहुत ही मोटा है। अब दुर्गा से नीम की छाल का काढ़ा नहीं पिया जाता। उसकी बीमारी ज्यों की त्यों है, न दवा दारू है, न डॉक्टर, न वैद्य, बस घरेलू काढ़ा। बोली, माँ 1 पैसे का नमकीन बिस्किट मंगा दोगी? बहुत अच्छा लगेगा। साबूदाना ही नहीं जुटता तो बिस्कुट। शाम से फिर तेज पानी पड़ने लगा। पानी के साथ साथ आंधी भी चलने लगी। वर्षा के कारण चारों तरफ सन्नाटा था। सर्वत्र पानी भरा हुआ था और तेज पुरवैया चल रही थी। बादल कहाँ समाप्त हुए, अंधेरा कब शुरू हुआ, यह भादों की इस संध्या में पता नहीं लग रहा था। फिर उसी तरह धुनी हुई काली रुई के ढेरों की तरह बादल उड़ते चले थे। वर्षा के पटपट शब्द से कान बहरे हो रहे थे। दरवाजा जंगला जहाँ भी सांस है, ठंडी हवा के साथ पानी घुस रहा था। टूटा हुआ दरवाजा यद्यपि जहाँ तहाँ टाट और चिथड़े ठूसे गए थे, कब तक आंधी पानी के भयंकर आक्रमण के सामने खड़ा रहता।
जब रात अधिक हो गई, सब लोग सो गए तो वर्षा और तेज हो गई। सर्वजया को नींद नहीं आ रही थी। वह बिस्तर से उठ बैठी। बाहर लगातार पानी पड़ने की आवाजें आ रही थी। रुष्ट दैत्य की तरह गरजती हुई आंधी ने मकान को घेर रखा था। यह पुराना मकान रह रहकर थर थर कांप उठता। सर्वजया डर के मारे बहुत परेशान हो रही थी। गांव के एक किनारे बांस की झाड़ी में छोटे छोटे बच्चों को लेकर असहाय पड़ी थी। वह मनी मन बोली, ठाकुर जी, मैं मरूं तो कुछ आता जाता नहीं, पर इनका क्या करूं? इतनी रात को कहाँ जाऊं? वह बैठकर सोचने लगी कि अच्छा, यदि मकान गिरा तो शायद दलान वाली दीवार ही सबसे पहले गिरेगी। ज्यों ही उसके गिरने की आवाज़ होगी त्यों ही उधर के दरवाजे से इन्हें खींच कर ले जाऊंगी। अब उससे बैठा भी नहीं जाता था। कई दिनों से वह जिमीकंद और अरबी की पत्तियां उबालकर खा रही थी। स्वयं उपवास पर उपवास कर रही थी और जो कुछ खाना था बच्चों को खिला रही थी। चिंता तथा अनाहार के कारण शरीर दुर्बल हो रहा था। सिर में जाने कैसा भयानक दर्द हो रहा था। साए साए आंधी चल रही थी। बहुत रात होने पर और जोर से आंधी चलने लगी। बाहर कुछ झटका सा मालूम हुआ। अब क्या करे? आंधी के एक झकोरे से डरकर वह आंधी का रुक जाने के लिए दरवाजा जरा सा खुलकर संभल कर खड़ी हो गई। मुंह बढ़ाकर देखा तो बौछार और से कपड़े भीग गए। हवा की एक रस साए साए चल रही थी, पर पानी की पटपट के मारे उसकी आवाज़ दब गई। बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। निष्ठुर आंधी भरी रात की आत्मा जैसे प्रलय देवता के दूत के रूप में भीम भैरव गति से सृष्टि को ग्रसने के लिए दौड़ रही थी। भयंकर तूफान की सृष्टि हो रही थी। मकान थरथरा उठता था। सर्वजया के पुराने मकान पर बार बार धक्का जैसा मालूम होता था। आतंक के मारे सर्वजया ने दरवाजा बंद कर दिया। जो इस समय कुछ भीतर आ जाए तो क्या मनुष्य अन्य प्राणियों की तरह एक जानवर मात्र है? चारों तरफ बांस की घनी झाड़ियां और जंगल था। दूर तक बस्ती नहीं। बाप रे बाप! पानी की बौछार से कमरा भर गया था। उसने हाथ लगाकर देखा तो अपू बुरी तरह भीग गया था। अब वह क्या करे? कितनी रात और बाकी है? उसने बिस्तरा टटोलकर दिया सिलाई निकाली और फिर मिट्टी के तेल की कुप्पी जला ली। बोली, अरे अपू उठ तो। अपू सुन रहा है? जरा उठ। फिर दुर्गा से बोली, दुर्गा करवट तो ले, बदल ले, बहुत पानी पड़ रहा है, जरा हटकर लेट। अपू उठ बैठा और उनिंदी आंखों से इधर उधर देखकर फिर सो गया। एकाएक किसी भारी चीज के गिरने का धमाका हुआ। सर्वजया ने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो देखा बांस की झाड़ी की तरफ वाला हिस्सा कुछ दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो रसोई घर की दीवार गिर पड़ी। वह एक बार कांप उठी। अब पुराने मकान की बारी है। अब वह किससे मदद मांगे? मन ही मन बोली, ठाकुर जी, किसी तरह आज की रात पार कर दो। ठाकुर जी, इनका मुंह ताको। अभी अच्छी तरह सुबह नहीं हुई थी कि आंधी थम गई थी, पर पानी थोड़ा थोड़ा पड़ रहा था। मोहल्ले की नीलमणि मुखर्जी की स्त्री यह देखने आई थी कि गौशाला में क्या हाल है। इतने में पीछे के दरवाजे से के बार बार भड़बड़ाए जाने पर उसने दरवाजा खोला और सामने ही सर्वजया को देखकर आश्चर्य के साथ बोली, नई बहू तुम? सर्वजया ने घबराहट में कहा, छोटी दीदी, एक बार जेठ जी को बुलाओ तो सही, जल्दी से उन्हें हमारे घर चलने के लिए कहो। दुर्गा की हालत जाने कैसी हो रही है। नीलमणि मुखर्जी की स्त्री आश्चर्य से बोली, दुर्गा? दुर्गा को क्या हुआ? सर्वजया बोली, कई दिनों से बुखार चल रहा था, कभी आता था कभी उतर जाता। कल संध्या से बुखार तेज है, फिर कल रात को तो जानती हो क्या हालत रही। जल्दी से जेठ जी को एक बार। बिखरे हुए बाल और रत जगी के कारण लाल लाल आंखों में खोई खोई सी दृष्टि देखकर नीलमणि मुखर्जी की स्त्री ने कहा, बहु डर काहे का, खड़ी रहो, अभी उन्हें बुलाए देती हूँ। चलो मैं भी चलती हूँ। कल रात को गौशाला का छप्पर भी उड़ गया। कल रात की तरह कांड तो मैंने अभी तक नहीं देखा। वे रात के अंतिम पैर में गाय बैल संभाल कर सोए हैं। चलो अभी चलकर पुकारती हूँ। थोड़ी देर बाद नीलमणि मुखर्जी, उनका बड़ा लड़का फणींद्र, पत्नी और 2 लड़कियां सब अपू के घर पहुंचे। रात अंधेरे में वे दैत्य मानुष सारे गांव के पैरों तले रौंदकर पीसकर मथकर आकाश मार्ग से गायब हो गया। जिधर देखा उधर पेड़ की टूटी डालें, पत्ते, छप्पर का फूस, बांस की हरी पत्तियां। कहीं कहीं बांसों के झुकने के कारण रास्ता भी बंद हो गया था। फणींद्र बोला, पिताजी आपने देखा कितना भयंकर कांड हुआ। नवाबगंज की पक्की सड़क से विलायती चटका पेड़ के पत्ते उड़ाए हैं। नीलमणि मुखर्जी के छोटे लड़के ने बांस की पत्तियों में से एक मरी हुई गोरैया बाहर निकाल ली। दुर्गा के बिस्तरे पर बगल में अपू बैठा था। नीलमणि मुखर्जी ने कमरे में प्रवेश करते हुए कहा, बेटा अपू, क्या मामला है? अपू के चेहरे पर घबराहट के चिन्ह थे। बोला, ताऊ जी, दीदी पता नहीं क्या बक रही है।
नीलमणि मुखर्जी बिस्तरे के बगल में बैठकर बोले, जरा हाथ देख लूं। अच्छा बुखार है, कुछ तेज है, पर कोई डर नहीं। फनी तू चट से नवाबगंज के शरद डॉक्टर के यहाँ चला जा और उन्हें साथ लेता। बात को उन्होंने पुकारा, दुर्गा, ओ दुर्गा। पर दुर्गा तो बिल्कुल बेसुध थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। नीलमणि बोले, अरे घर द्वार का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। कल रात को पानी पड़ने के कारण सब जगह पानी भर गया, तो बहू शर्माने की बात क्या थी, वहाँ आकर रह जाती तो क्या होता। और इस हरिया की भी उम्र बीत गई पर अकल ना आई। जब यह हालत है तो घर द्वार ऐसा ठीक ठाक बिना किए पता नहीं कहाँ गया, यह भी नहीं मालूम। उसकी तो सारी जिंदगी इसी तरह बीत गई। उनकी पत्नी बोली, घर क्या मरम्मत कराए, घर में खाने तक तो है नहीं, नहीं तो इस तरह छोड़ छाड़ कर कोई परदेश जाता है। हाय, यह बीमार लड़की कल रात भीगी है, जरा पानी तो गर्म कर। फनी है, जंगला तो खोल दे। दिन काफ़ी चढ़ने पर नवाबगंज से शरद डॉक्टर आए और दवा दारू की व्यवस्था हुई। कह गए, चिंता की विशेष बात नहीं, बुखार जरूर ज़्यादा है, माथे पर बराबर पानी की पट्टी रखी जाए। हरिहर का कोई पता ठिकाना नहीं था, फिर भी अंतिम पते पर एक पत्र छोड़ दिया गया। अगले दिन आंधी पानी थम गया, बादल छटने लगे। नीलमणि मुखर्जी दोनों जून आकर देखभाल करने लगे। आंधी पानी थमने के अगले दिन से ही दुर्गा का बुखार फिर तेज हो गया। शरद डॉक्टर की भौहें चढ़ गई। हरिहर को एक पत्र और लिखा गया। अपू अपनी दीदी के सिराने बैठकर भीगी पट्टियां रख रहा था और उसने दीदी को पुकारा, दीदी, दीदी सुन रही हो। दुर्गा अजीब सुध-बुध खोई खोई सी थी, होठ हिल रहे थे पर वह मन ही मन कुछ कह रही थी जैसे नशे में। अपू ने मुंह के पास तो एक बार कान ले गया पर उसकी समझ में कुछ ना आया। शाम को बुखार उतरने लगा। दुर्गा इतनी देर बाद आंख खोलकर फिर ताक सकी। बहुत कमजोर हो गई थी, बहुत ही महीन आवाज में बोल रही थी। अच्छी तरह सुने बिना समझ में नहीं आता था कि क्या बोल रही है। माँ घर के कामकाज करने उठ गई। अपू दीदी के पास बैठा रहा। दुर्गा ने आंख उठाकर उससे कहा, क्या समय है रे। अपू बोला, अभी भी दिन बहुत बाकी है दीदी, तुमने देखा आज धूप निकली है। बड़ी देर तक दोनों कुछ नहीं बोले। बहुत दिनों के बाद धूप निकली थी इसलिए अपू बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद दुर्गा बोली, सुन अपू, एक बात सुन। क्या दीदी, मुझे तू एक दिन रेलगाड़ी दिखाएगा? जरूर, तू अच्छी हो जाएगी फिर पिताजी से कहकर हम लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर गंगा स्नान करने जाएंगे। एक दिन और एक रात और कट गया। अब मौसम ऐसा हो गया कि मालूम ही नहीं होता था कि आंधी पानी कभी आया था। चारों तरफ शरद की धूप खिल रही थी। सवेरे लगभग 10 बजे के समय नीलमणि मुखर्जी बहुत दिनों के बाद नदी में नहाने की सोच ही रहे थे कि इतने में स्त्री की घबराहट भरी आवाज़ कानों में आई, अजी जल्दी से इधर तो आओ, अप्पू के घर से रोने की आवाज़ आ रही है। मामला क्या है देखने के लिए सब दौड़े। सर्वजया लड़की के चेहरे पर झुककर कह रही थी, दुर्गा, दुर्गा जरा ना ताक तो, बेटी बेटी जरा ताक, ओ दुर्गा। नीलमणि मुखर्जी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, क्या है, जरा सब लोग हटो। अरे हवा क्यों बंद करते हो, हवा आने दो। जेठ लगने वाले प्रवीण पड़ोसी की कमरे में मौजूद की सर्वजया बुलाकर चिल्ला उठी, अजी यह क्या लड़की ऐसा क्यों कर रही है। दुर्गा इसके बाद नहीं ताकी। आकाश के नील आवरण को भेदकर बीच बीच में अनंत की पुकार आती है। धरती की छाती से लड़के बच्चे चंचल होकर दौड़ पड़ते हैं और अनंत नीलिमा में डूब जाते हैं। वे जिस मार्ग में जाते हैं वह परिचित मार्ग से बहुत दूर उस पार है। दुर्गा के अशांत चंचल प्राण के लिए जीवन की वह सबसे बड़ी अज्ञात पुकार आई थी। फिर शरद डॉक्टर को बुलाया गया। बोला यह मलेरिया का अंतिम स्टेज था। तेज बुखार के बाद जो ही बुखार उतरा बस हार्ट फेल हो गया। ठीक ऐसा ही केस उस दिन 10 घरे में भी हुआ। आधे घंटे के अंदर मोहल्ले के लोगों से आंगन भर गया।